सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। लास्ट लेक्चर हमने नॉन इक्वेशन देखा था, नॉन इक्वेशन के ऊपर क्वेश्चन बनाना सीखे थे, ठीक है। तो लेट अस मैंने आपको कल बताया था कि आप किसी भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालने के लिए, किसी भी मेटल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालने के लिए शायद लेक्चर 1 या आई थिंक लेक्चर 2 में बोला कि किसी भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का लेक्चर बोल रहा हूँ मैं, क्या बोल रहा हूँ, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड उसके साथ में जोड़ना पड़ेगा। और रेफरेंस इलेक्ट्रोड कैसा होना चाहिए हमारा, ऐसा इलेक्ट्रोड जिसका खुद का पोटेंशियल क्या हो, जीरो। तो और जो भी ट्रांसफ़र होगा इलेक्ट्रॉन, फिर इसका मतलब यहाँ पे जो भी आप मेटल रखोगे उस वजह से, या ऑक्सीडेशन या रिडक्शन, उस वजह से इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, ट्रांसफ़र होगा। और वोल्ट मीटर क्या करेगा, डिफ्लेक्शन शो करेगा। और क्योंकि इसका पोटेंशियल जीरो है और इस वजह से हम क्या कर सकते हैं, मेटल इलेक्ट्रोड का क्या कर सकते हैं, पोटेंशियल निकाल सकते हैं। क्योंकि जो भी पोटेंशियल होगा इसके वजह से, इसका तो आपने पोटेंशियल ऑलरेडी क्या माना, जीरो। क्योंकि एब्सोल्यूट वैल्यू निकालना इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का, इट इज़ वेरी इम्पॉसिबल, क्योंकि एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। तो इंटेंसिव प्रॉपर्टी का आप सिर्फ चेंज निकाल सकते हो, राइट। दूसरी बात क्या होती है, अब IUPAC ने क्या किया, IUPAC ने रेफरेंस इलेक्ट्रोड के नाम पे उन्होंने एक इलेक्ट्रोड ये क्या इन्वेंट किया था, वो था स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, जीरो होता है। और ये एक तरीके का क्या होता है, गैस आयन हाफ सेल। पहला हमने मेटल आयन हाफ सेल कवर कर लिया है, अब हम कवर करेंगे गैस आयन हाफ सेल 2 या 3 लेक्चर के बाद। जब आपका इलेक्ट्रोलाइटिक सेल खत्म हो जाएगा उसके बाद हम फिर बाकी के जो 3 आपके सेल बचते हैं, रेडॉक्स ऑक्सीडेशन रिडक्शन हाफ सेल, कैलामाइल इलेक्ट्रोड और मेटल इनसॉल्युबल तुम्हारे लिए एडवांस के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इस पर सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, या तो मेटल आयन गैस आयन हाफ सेल, और या तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा किसके ऊपर, मेटल इनसॉल्युबल एनायन हाफ सेल के ऊपर, ठीक है। तो एक एक करके हम तीनों को देखेंगे, बट नॉट आज हम सिर्फ गैस आयन हाफ सेल करेंगे। टोटल 5 में से 2 तो कवर हो जाएंगे हमारे, ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारा स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन के इलेक्ट्रोड को हम क्या करते हैं, SHE के फॉर्मेट में या शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, या नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड भी आप इसको बोल सकते हो, ठीक है। तो मैं इसके बारे में लिख देता हूँ। इट इज़ अ टाइप ऑफ गैस आयन हाफ सेल। It is a type of gas ion half cell. It is a type of gas ion half cell in which gas used is H2, in which gas used is H2 and its ion are H plus ion. And its ion are H plus ion। देखो ऐसा नहीं, गैस आयन हाफ सेल सिर्फ एक यही होता है, Cl2 और Cl माइनस के कॉम्बिनेशन का भी जो आप गैस आयन हाफ सेल यूज़ करोगे वो भी एक तरह का क्या होगा, रेफरेंस इलेक्ट्रोड नहीं बोल सकते उसको, लेकिन एक तरीका गैस आयन हाफ सेल होगा। Cl2 है गैस है और उसका आयन मतलब आयन, तो गैस आयन हाफ सेल। बट नॉर्मली हमारे पूरे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में ये सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, क्योंकि ये रेफरेंस इलेक्ट्रोड एज अ यूज़ करता है और इस पर बहुत बेहतरीन लेवल के क्वेश्चन बनते हैं। क्योंकि H प्लस आया तो H प्लस का सोर्स कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे मैं स्ट्रॉन्ग एसिड ले सकता हूँ, H प्लस का सोर्स मैं मिक्सचर ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड ले सकता हूँ, मतलब पूरा आयनिक इक्विलिब्रियम वो यहाँ पे आपको क्या कर सकता है, यूज़ करवा सकता है। तो इट्स अ बेस, बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन बनेंगे इसके ऊपर, ठीक है। तो इट इज़ अ रेफरेंस इलेक्ट्रोड एज्यूम्ड बाय IUPAC। It is a reference electrode assumed by IUPAC. It is a reference electrode assumed by IUPAC. It can act as both anode half cell and cathode half cell. It can act as both anode half cell as well as cathode half cell, ठीक है। इट्स अब एनोड हाफ सेल का होगा तो इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसा होगा, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बोलेंगे जो भी इलेक्ट्रोड, और कैथोड हाफ सेल क्या शो करता है, रिडक्शन पोटेंशियल शो करता है। तो और दोनों ही इसका क्या मानते हैं, हम जीरो मानते हैं। तो इट्स स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन
potential, its standard oxidation potential, as well as standard reduction potential is assumed to be zero, is assumed to be zero by IUPAC ने इसका ऑलरेडी क्या कर रखा, इसका क्या कर रखा, इलेक्ट्रोपोटेंशियल जीरो माना। अगर H2 से H+ गया मतलब क्या, और ऑक्सीडेशन हो रहा है तो भी जीरो है, और अगर H+ से H2 गया तो भी रिडक्शन हो रहा तो भी क्या मानोगे आप, इनको जीरो मानोगे। ठीक है बेटा, चलो। अब इसका कंस्ट्रक्शन कैसा होता है देखो, सब एक कंटेनर होता है, ठीक है, यहाँ पे ठीक है। अब होता क्या है इसमें, अब यहाँ पे अब आप बोलोगे सर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कैसे करेंगे, ये तो गैस आयन हाफ सेल, क्योंकि बिना इलेक्ट्रोड के आप ट्रांसफर तो कर, जो क्योंकि सॉलिड मटेरियल चाहिए ना कुछ ट्रांसफर करने के लिए। तो होता क्या है इसमें, देखो ध्यान से, यहाँ पे क्या होता है, प्लेटिनम वायर हम यूज करते हैं एज अ इलेक्ट्रोड, और प्लेटिनम वायर क्या होता है, इनर्ट इलेक्ट्रोड होता है, तो वो कभी रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा ही नहीं, तो वो सिर्फ क्या काम करेगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करना। तो हम यहाँ पे करते क्या है, यहाँ पे हम इलेक्ट्रोड ले लिए प्लेटिनम वायर, और यहाँ से मैं क्या कर रहा हूँ, प्योर H2 गैस को ट्रांसफर कर रहा हूँ, प्योर H2 गैस को क्या कर रहा हूँ मैं, भेज रहा हूँ एट कितने प्रेशर पे, एट 1 atm प्रेशर पे, कितने पे, 1 atm प्रेशर पे। और यहाँ पे मैंने क्या किया है, HCl सॉल्यूशन लिया है, HCl सॉल्यूशन जिसका कंसंट्रेशन 1 मोलर है, तो इसका मतलब H+ का कंसंट्रेशन यहाँ कितना हुआ, 1 मोलर हुआ H+ का कंसंट्रेशन, इसका मतलब दिस इज सॉल्यूशन ऑफ HCl। ठीक है, अब होगा क्या कि मान लो आप इस तरीके से क्या करो, यहाँ से H2 गैस भेजो, यहाँ पे H+ है ऑलरेडी, तो ये क्या करेगा, ये जो कार्बन ब्लैक होता है ना, ये जो है ये एक तरीका का क्या है, कार्बन ब्लैक। ठीक है, कार्बन ब्लैक आप शायद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ोगे, एक गुड ऑब्जर्वेंट होता है। तो आप क्या होता है, ये कोई भी गैस को क्या कर लेता है, एडजॉर्ब कर लेता है। एडजॉर्ब मतलब अपने सरफेस के ऊपर ये डिपॉजिट हो जाता है। ठीक है, अगर किसी सब्सटेंस के सरफेस के ऊपर कोई चीज डिपॉजिट हो रहा है तो हम उस बोलते हैं वो सब्सटेंस क्या कहता है, अच्छा एडजॉर्बेट है। ये हम सरफेस केमिस्ट्री में पढ़ेंगे, और बाकी इसका आप ऑर्गेनिक में प्रैक्टिकल यूज देखो। कार्बन ब्लैक क्या करता है, गैस को एडजॉर्ब कर लेता है। तो जो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल आप भेजोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे, इसके अंदर क्या हो जाएंगे, एडजॉर्ब हो जाएंगे, इसके अंदर एडजॉर्ब हो जाएंगे, और बचा कुछ H2 गैस क्या हो जाएगा, अगर और फर्दर आप भेजे जा रहे हो तो जितना जरूरत है उतना तो ये कार्बन ब्लैक क्या कर लेगा, अपने ऊपर एडजॉर्ब कर लेगा, और बचा कुछ हाइड्रोजन गैस क्या कर लेता है, बुलबुले बन के बाहर चला जाता है। एक समय के बाद क्या आएगा कि यहाँ पे H+ आ जाएगा और H2 गैस है, मतलब H2 और H+ क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम पे आ जाएंगे। क्या आ जाएगा, H2 और H+ क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम पे आ जाएंगे। आई बात समझ में, जैसे इक्विलिब्रियम में आ जाएगा बचा कुछ H2 गैस अपने आप क्या हो जाएगा, बबल के फॉर्म में बाहर निकल जाएगा। इस तरीके से ये काम करता है। ठीक है, तो जैसे H2 और H+, जैसे क्या होगा, अब ये H2 क्या होगा, H+ बाहर है, H2 अंदर है, मतलब अंदर ही सॉल्यूशन के अंदर H2 भी है, मतलब इस तरीके से देखो ना आप, इस तरीके से सॉल्यूशन के अंदर H2 भी और H+ भी, और एक समय के बाद क्या होंगे, ये इक्विलिब्रियम पे आ जाएंगे। भाई इसको जितना H2 रिक्वायरमेंट है इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश करने के लिए, उतना ही H2 एब्जॉर्ब कर लेगा, और H जो यहाँ पे H+ है सॉल्यूशन में, H+ उसके साथ ही क्या कर लेता है, इक्विलिब्रियम बना लेता है, और 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर देगा। मतलब फर्दर आप ऐसे पकड़ लो, 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर देगा, ये ट्रांसफर कर देगा। तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से क्या हो जाते हैं, फिर ट्रांसफर हो जाते हैं। आई बात समझ सबको, तो इस तरीके से काम करता है। अब आप इसको, अब इसके खासियत क्या है, इसकी खासियत ये है कि भैया आप जो है इसको एनोड के जैसे, एनोड हाफ सेल के जैसे भी एक्ट करवा सकते हो, और इसको कैथोड हाफ सेल के। तब हम देखते हैं इनकी वर्किंग कि आखिर एनोड के जैसे कैसे काम करता है, कैथोड के जैसे कैसे काम करता है। तो केस 1 में बना रहा हूँ
SHE act as anode half cell, SHE act as anode half cell। ठीक है, तो हर हाफ सेल के बारे में 4-5 बातें आपको पढ़नी। पहला है एनोड हाफ सेल रिएक्शन। एनोड हाफ सेल रिएक्शन में क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है। क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है। एनोड हाफ सेल में क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है। यहाँ पे होगा क्या? हाइड्रोजन गैस क्या देगा आपको? ट्वाइस ऑफ H+ और 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर देगा? डोनेट कर देगा। इसका E0 H2/H+ की वैल्यू क्या होगी? 0 होगी। यहाँ तक आपको समझ में आया? ठीक है। अब इसका रिप्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। रिप्रेजेंटेशन, एनोड हाफ सेल का रिप्रेजेंटेशन देखो, या तो आप दो तरीके से, सॉलिड मटेरियल सबसे क्या होता है एनोड हाफ सेल में, याद करो लेफ्ट मोस्ट रहता है प्लेटिनम सॉलिड ऑब्लिक H2 गैस, प्रेशर P1 ATM मान लेता हूँ रिलेटेड भी, ऑब्लिक H+ एक्वस लेट्स C1 मोलर मान लेता हूँ मैं। क्या मान लेता हूँ इसका? C1 मोलर। या तो आप इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट करोगे, या तो आप प्लेटिनम हाइड्रोजन P1 ATM ऑब्लिक H+ एक्वस C1 मोलर। प्लेटिनम हाइड्रोजन, या तो आप, क्योंकि प्लेटिनम के साथ ही कार्बन ब्लैक जुड़ा हुआ है और यहीं से हाइड्रोजन गैस क्या करता है? इक्विलिब्रियम पे आता है। तो हम दोनों को कंबाइन करके इस तरीके से भी क्या कर सकते हैं? रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो कुछ है नहीं इसमें, कोई साइंस बहुत ज़्यादा कुछ टेंशन लेने वाली बात नहीं है, जस्ट सिंपल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है। तो अगर मैं नॉन इक्वेशन की बात करूँ तो नॉन इक्वेशन आप कैसे अप्लाई करोगे? नॉन इक्वेशन फॉर्मूला क्या था? E of OP बराबर E0 of OP माइनस 0. कंसंट्रेशन ऑफ आयन। क्या इस तरीके से फॉर्मूला होता है? ठीक है। तो इसका मतलब E of OP बराबर क्या हो जाएगा? ये तो 0 हो गया आपका, तो माइनस 0.059/2 लॉग ऑफ H+ का होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे ट्वाइस ऑफ H+ है। ठीक है। तो जो भी कोफिशिएंट होगा वो ऊपर चला जाएगा। अच्छा, एक बात और देखो, मेरी यहाँ पे गलती हो गई। यहाँ पे क्या हो? कंसंट्रेशन आयन तो होगा, बट साथ ही साथ प्रेशर ऑफ गैस भी होगा। क्यों? क्योंकि गैस है ना बेटा, अगर गैस का प्रेशर दिया तो आपको कंसिडर करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 गैस। पार्शियल प्रेशर ऑफ क्या हो जाएगा? H2 गैस। आई बात समझ सबको? समझ में आया? तो ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का क्या होता है? फॉर्मूला होता है। अगर आपको SHE एज एनोड यूज़ करना है तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हम इस तरीके से इसका निकालते हैं। आपको कुछ नहीं करना, उसकी जगह पे बस आपको H+ तो एज इट इज़ रहेगा जो हम पहले भी देखे। बस यहाँ पे क्या आता है? एक्स्ट्रा में गैस का प्रेशर आ जाता है। हाँ, अगर यहाँ पे सॉलिड होता था तो आप इसका एक्टिविटी 1 मान लेते थे, लेकिन वो सिर्फ होता है मेटल आयन में, इसमें ऐसा नहीं होता। तो ध्यान दीजिएगा। ठीक है। अगर मैं क्या कर रहा हूँ, इफ़ पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 इज इक्वल टू 1 ATM, लेट मान ले, मैं क्या मान ले चल रहा हूँ, पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 क्या है मेरा? 1 ATM। तो E of OP क्या हो जाएगा? E of OP बराबर हो जाएगा माइनस 0.059/2। 2 है तो 2 इधर आ जाएगा, लॉग ऑफ H+। तो इसका मतलब ये 2 और ये 2 क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। और माइनस लॉग ऑफ H+ क्या होता है? याद करिए फॉर्मूला, pH होता है। तो E of OP का फॉर्मूला हो जाएगा 0.059 pH ऑफ एनोड। ठीक है, pH ऑफ एनोड। तो ये मेरा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का क्या हो जाता है? फॉर्मूला हो जाता है, अगर SHE एज अ एनोड हम यूज़ करेंगे। ठीक है। केस 2 की बात करूं मैं, केस 2 क्या है? SHE एज कैथोड। SHE को अगर हमने कैथोड के जैसे यूज़ किया तब क्या होगा? तो पहले मैं रब कर देता हूं इसको। ठीक है। अगर SHE एज ए कैथोड यूज करें तो आप पहले क्या करोगे? कैथोड हाफ सेल रिएक्शन लिखोगे। अब इसमें क्या होगा? इसमें ये होगा कि ट्वाइस ऑफ H+ 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके क्या देगा?
H2 गैस देगा। ठीक है, तो वही रिवर्स हो जाएगा रिएक्शन, बस यहाँ पे रिडक्शन होगा क्योंकि इसमें क्या होता है, रिडक्शन होता है, दैट इज वाई मैंने ये लिखा है। ठीक है, नेक्स्ट थिंग क्या होगा, कैथोड हाफ सेल रिप्रेजेंटेशन। अब वहाँ पे क्या होता था, सॉलिड वाला सबसे पहले आता था और एक्वस वाला सबसे लास्ट में आता था। अब उल्टा हो जाएगा, पहले एक्वस वाला पार्ट आएगा, मतलब क्या लिखूंगा मैं, H प्लस एक्वस C2 मोलर ऑब्लिक प्लेटिनम हाइड्रोजन P2 ATM। ठीक है, या तो आप ऐसे रिप्रेजेंट करोगे या तो आप ऐसे रिप्रेजेंट करोगे H प्लस एक्वस C2 मोलर ऑब्लिक हाइड्रोजन गैस P2 ATM ऑब्लिक प्लेटिनम सॉलिड। ठीक है, या तो आप इस तरीके से क्या करोगे, रिप्रेजेंट करोगे। ठीक है, तो वही उल्टा है, बस आप दोनों को जोड़ दो। हालांकि दोनों को हम जोड़ नहीं सकते क्योंकि ओवरऑल पोटेंशियल जीरो होगा, बट याद रखिएगा अगर आप एज अ कैथोड यूज़ करोगे तो आपको रिप्रेजेंटेशन ऐसे मिलेगा और एज अ एनोड यूज़ करोगे तो रिप्रेजेंटेशन आपको इस तरीके से मिलेगा। ठीक है बेटा, तो अब आपको समझ में आया। बस अब हमारा तीसरा पार्ट क्या है, नस्ट इक्वेशन, कि आखिर आप नस्ट इक्वेशन कैसे अप्लाई करोगे। तो नस्ट इक्वेशन का फॉर्मूला क्या होता है, रिडक्शन फॉर्मूला ERP बराबर क्या होगा, E नॉट RP माइनस 0.059 बाय n लॉग ऑफ ऊपर में तो क्या आ जाएगा, ऊपर में तो मेरा आ जाएगा हाइड्रोजन गैस पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 बाय कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस का होल स्क्वायर। तो ये तो जीरो हो गया, तो E ऑफ RP का फॉर्मूला अब आपके पास हो जाएगा माइनस 0.59/2 लॉग ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 बाय H प्लस का होल स्क्वायर। ठीक है, देखो स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल उन्होंने जीरो माना है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जीरो नहीं हो सकता है। ठीक है, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा तो कुछ ना कुछ इनकी भी वैल्यू क्या करेगी, चेंज करेगी। तो ऐसा आप स्टैंडर्ड कंडीशन में अगर चीज़ों को रख रहे हो तो नो डाउट इसका जीरो होगा। अगर मान लो स्टैंडर्ड कंडीशन में आपने नहीं रखा तो चीज़ें आप अलग हो जाएंगी। ठीक है, तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी करेंगे तब आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग होगा। ठीक है, आपको आई बात समझ में। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इफ प्रेशर ऑफ H2 मैं क्या ले रहा हूँ, 1 ATM ले रहा हूँ। ठीक है, प्रेशर ऑफ H2 में 1 ATM ले रहा हूँ, तो E ऑफ RP बराबर क्या हो जाएगा, माइनस 0.059/2 लॉग ऑफ 1 बाय, अब 1 बाय को मैं ऊपर ले लेता हूँ तो H प्लस का होल स्क्वायर और ये प्लस में कर दो, ये 2 और ये 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, 2 इधर आगे आके। तो E ऑफ RP का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, माइनस 0.059 pH ऑफ कैथोड, pH ऑफ कैथोड। अब माइनस क्यों लगाया मैंने, क्योंकि माइनस लॉग ऑफ H प्लस, तो माइनस माइनस एक बार और मल्टीप्लाई, माइनस और माइनस, एक माइनस इनके पास चला जाएगा, एक माइनस आगे आ जाएगा। तो इस वजह से मैं फॉर्मूला क्या लिख सकता हूँ, माइनस pH ऑफ कैथोड। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? आई होप सो आपको समझ में आया होगा ये चीज़ें, फॉर्मूला कैसा आया। ठीक है, अब हम क्वेश्चंस करेंगे इनके ऊपर फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन है कैलकुलेट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द फॉलोइंग, कैलकुलेट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपका, प्लेटिनम हाइड्रोजन 10 ATM दिया हुआ है ऑब्लिक CH3COOH एक्वस। ठीक है, जिसका K दिया हुआ 10⁻⁻⁵ और कंसंट्रेशन दिया हुआ 0.1 मोलर। देखो मैं चाहता तो आपका H प्लस का डायरेक्ट कंसंट्रेशन देख के क्वेश्चन आसान बना सकता था, बट मैं चाहता हूँ थोड़ा आयनिक का यूज़ होना चाहिए, क्योंकि H प्लस आया तो भैया आपको आयनिक तो एनी हाउ वो क्या करवाएगा, यूज़ करवाएगा। ठीक है, अब आपको ओवरऑल क्या चाहिए, ओवरऑल देखो आपको ये किसका रिप्रेजेंटेशन है, देखने से पता चल रहा है ये एनोड का रिप्रेजेंटेशन। एनोड के रिप्रेजेंटेशन फॉर्मूले में क्या होता है, H प्लस ऊपर आता है, प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन कहाँ आता है, नीचे आता है। तो थोड़ा ध्यान से समझना बात को, कहने का मतलब क्या है कि अगर प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन दिया हुआ और मुझे H प्लस का कंसंट्रेशन निकालना है, तो याद करिए वीक एसिड वाले केस के लिए पहले हम क्या करते थे, Ka से डिवाइड करते थे। तो Ka से कितना होगा, 10⁻⁵/0.1, तो ये ऊपर चला जाएगा, तो विच इज लेस देन कितना, SS नंबर याद होगा आपको। तो H प्लस बराबर क्या हो जाएगा, √ऑफ Kc, फॉर्मूला याद होगा मेरे हिसाब से। तो आई थिंक 10⁻³ क्या आएगा, H प्लस। तो E ऑफ OP बराबर कितना हो जाएगा, -0.059/2, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो कितने होंगे, ट्वाइस। रिएक्शन अभी भी क्या होगा, रिएक्शन अभी भी ये होगा, H2 टेंड्स टू गिव ट्वाइस ऑफ H प्लस और 2 इलेक्ट्रॉन। मैं क्या बोल रहा हूँ, ये H प्लस का सोर्स वो कुछ भी बना सकता, वो हो सकता सॉल्ट ले ले, सॉल्ट और वाटर ले ले,
हो सकता है वो कोई बफर सॉल्यूशन ले ले, हो सकता है कोई वो बेस एसिड और बेस का कॉम्बिनेशन ले। आपको ओवरऑल H+ निकालो और H+ का सोर्स वो कुछ भी यूज़ कर सकता है, इवन तो पूरा आयनिक यूज़ करवा सकता है वो आपसे, ठीक है। तो आई होप से यहाँ तक आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। और लॉग ऑफ, ठीक है, ऊपर में तो किसका आएगा H+ का कंसंट्रेशन, तो H+ का कंसंट्रेशन कितना है बेटा मेरा 10⁻³ का होल स्क्वायर है डिवाइडेड बाय 10। तो ये कितना हो जाएगा आप कैलकुलेट करो, ये हो जाएगा 10⁻⁻6 10⁻⁷ तो 0.059 इंटू 7 log 10 की वैल्यू तो क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो 7 इंटू 0.06 मतलब अप्रॉक्सीमेटली 0.06 मतलब 0.42 वैल्यू आ जाएगी, 0.42 वोल्ट, ठीक है मेरे हिसाब से सारी सॉरी अच्छा सॉरी माय मिस्टेक, ये डिवाइडेड बाय 2 तो रह ही गया ना, देखो यहाँ गलती हो गई। तो ये अप्रॉक्सीमेटली 3 टाइम चला जाएगा 0.03 इंटू 7 दैट्स नथिंग बट 0.21 वोल्ट, ठीक है। तो आई होप से इस तरह के क्वेश्चन आप बना लोगे। एक और क्वेश्चन करते हैं बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है मेरा सेकेंड क्वेश्चन है। सेकेंड क्वेश्चन है आपका H2SO4 ऑब्लिक प्लेटिनम हाइड्रोजन, ठीक है। ये दिया हुआ 0.05 मोलर और ये दिया हुआ आपको कुछ नहीं दिया। देखो आपको ऐसे भी कॉम्बिनेशन मिलेंगे, जब हाइड्रोजन का कुछ प्रेशर ना दिया जाए तो समझ के चलना कि हाइड्रोजन का जो प्रेशर होगा वो कितना होगा 1 atm, कुछ नहीं दिया जाएगा तो 1 atm मान के चलना, इस बात को ध्यान में रखना, ठीक है। तो ये सब चीज़ें ध्यान में रखिएगा। 21, ठीक है। तो ये सब चीज़ें ध्यान के रखिए। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या लगेगा, E ऑफ Rp बराबर क्या हो जाएगा माइनस ऑफ 0.059 pH ऑफ कैथोड। तो डायरेक्ट हम pH निकाल सकते हैं, तो माइनस ऑफ -0.06 अप्रॉक्सीमेटली मान लो इसका pH क्या हो जाएगा H2SO4 का pH हो जाएगा, यहाँ पे H+ का कंसंट्रेशन कितना हो जाएगा 2 इंटू 0.05, ठीक है। तो मतलब ये हो जाएगा 5 इंटू 10⁻², तो 10 मतलब 10⁻⁻1, तो pH की वैल्यू आ जाएगी 1, तो ये आ जाएगा 1, तो ये हो जाएगा -0.06 वोल्ट, ठीक है। कितना आ जाएगा -0.06 वोल्ट। आई बात समझ सबको, हाँ या ना। अब ये माइनस है, इसका मतलब आप बोलोगे सर इलेक्ट्रो पोटेंशियल नेगेटिव नहीं आ सकता, इसका मतलब आपको इस कॉम्बिनेशन को एज अ कैथोड यूज़ करना पड़ेगा, तब ये वैल्यू क्या आ जाएगी प्लस में आ जाएगी। आई बात समझ में, मतलब ये मैं एक तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको, बस है कि कुछ ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है। कुछ और क्वेश्चन करते हैं फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, आपको अच्छे से समझ में आए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, एक और क्वेश्चन करता हूँ। कौन सा नंबर का है, तीसरे नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ही निकालना है। जिंक सॉलिड ऑब्लिक ZnSO4 एक्वस, ठीक है, 2 मोलर, बट अल्फा मैंने 50% लिया है इसका, ठीक है। सॉल्ट ब्रिज यहाँ पे आपको मैंने दिया हुआ है CH3COOH एक्वस, ठीक है, जिसका K दिया हुआ 10⁻⁻5 और कंसंट्रेशन दिया 0.1 मोलर ऑब्लिक हाइड्रोजन गैस जिसका प्रेशर दिया हुआ है 10 atm ऑब्लिक प्लेटिनम सॉलिड, ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर आपको देखो, मैं हमेशा ये प्रेफरेंस दूंगा कि पहले आप हमेशा रिएक्शन लिखा करो फुल सेल के केस। अगर आपको फुल सेल का क्वेश्चन बनाना है 2 मिनट लगता है रिएक्शन लिखने में, एक बार रिएक्शन लिख लो तो ज़्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी, ठीक है। ये कौन सा सेल है आप देखो, ये है मेटल आयन हाफ सेल,
ठीक है। ये कौन सा सेल है? ये है आपका गैस आयन हाफ सेल, ठीक है। तो बस आपको अब मैंने क्या बोला, कॉम्बिनेशन वो कुछ भी जोड़ सकता है, हो सकता है वो मेटल मेटल आने की जगह हो सकता है मेटल इनसॉल्युबल एनायन हाफ सेल और गैस आयन हाफ सेल जोड़ दे, हो सकता है यहाँ ऑक्सीडेशन रिडक्शन हाफ सेल और गैस आयन हाफ सेल, या ऑक्सीडेशन रिडक्शन हाफ सेल और क्या आना चाहिए, गैस आयन हाफ सेल मान लो, या मेटल इनसॉल्युबल एनायन। बस आपको करना क्या है, तीन ही बातें याद रखनी, उनके रिएक्शन क्या होते हैं, उनका रिप्रेजेंटेशन कैसे लगता है और नॉन इक्वेशन में वो कैसे अप्लाई किया जाता है। ये अगर तीन चीज़ सीख लोगे तो ये कोई भी हाफ सेल आपके क्वेश्चन आने दो इजीली, इवन द एडवांस लेवल में कितना भी हाई लेवल आ जाने दो आप इजीली कर लोगे। बस आपको क्या आना चाहिए, उनका रिएक्शन लिखना आना चाहिए। एक बार आप रिएक्शन उनका लिखना सीख गए ना तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती। आप इवन द कैलेमल इलेक्ट्रोड और गैस एंड हाफ सेल को भी कनेक्ट करके एक पूरा फुल सेल बना सकते हो, आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी निकाल सकते हो। बस शर्त क्या है, उनका रिएक्शन क्या होता है और उनका नॉन इक्वेशन कैसे करता है, क्योंकि रिप्रेजेंटेशन तो क्वेश्चन में आपको ऑलमोस्ट दिया ही जाता है, ठीक है। तो समझो बात को, एनोड पे क्या होगा भैया, मुझे पता है एनोड पे तो ऑक्सीडेशन होगा, तो जिंक सॉलिड हमेशा किस में कन्वर्ट होगा, Zn+2 एक्वस में, और 2 इलेक्ट्रॉन आपको क्या कर देगा, ये डोनेट करेगा, ठीक है। अच्छा, इसमें और इन्होंने क्या दिया हुआ, E0 Zn/Zn+2 की वैल्यू दी हुई 0.76 वोल्ट, ठीक है। कितना दिया, 0.76 वोल्ट, ठीक है। हालांकि क्वेश्चन में दिया हुआ था Zn+2 से Zn जो जा रहा है वो -0.76 है, तो कभी कभी क्वेश्चन में ऐसा भी दिया जाता है, तो आप समझिए क्योंकि ये लेफ्ट हैंड साइड में, तो लेफ्ट हैंड साइड में हमेशा मेरा एनोड होता है और उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हमेशा क्या रहता है, पॉजिटिव रहता है, ठीक है। और कैथोड पे हमेशा क्या होगा बेटा, रिडक्शन होगा, इसका मतलब क्या होगा, ट्वाइस ऑफ H+, यही 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके किस में कन्वर्ट हो जाएगा, हाइड्रोजन गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आई होप से यहाँ तक समझ में आए। इसका मतलब इसकी E0 की तो वैल्यू कितनी होगी, 0.76 वोल्ट, कितनी होगी, 0.76, और इसकी E0 की वैल्यू हमेशा क्या होगी, 0.0 वोल्ट। मैंने हमेशा बात की E0 की 0 वैल्यू होगी, E की वैल्यू 0 नहीं होगी, तो E की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं वो मैंने आपको समझा ही दिया। इसका मतलब ओवरऑल आपका सेल रिएक्शन क्या होगा, ओवरऑल आपका सेल रिएक्शन होगा कि जिंक सॉलिड 2 हाइड्रोजन प्लस के साथ रिएक्ट करके क्या दे रहा है, Zn+2, और हाइड्रोजन गैस क्या कर रहा है, इवॉल्व कर रहा है, और इसका E0 सेल का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0.76 वोल्ट। E0 ऑक्सीडेशन प्लस E0 रिडक्शन पोटेंशियल, याद है कल ही समझाया था मैंने आपको। तो नॉन इक्वेशन अगर मैं अप्लाई करूंगा तो नॉन इक्वेशन क्या होगा, E सेल बराबर क्या हो जाएगा, E0 सेल -0.059/n log ऑफ प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट, ये मेरा फॉर्मूला होता था। तो E0 सेल की वैल्यू 0.76 माइनस 0.06/2 लॉग ऑफ प्रोडक्ट में क्या है, Zn+2 है, और पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन गैस है, क्योंकि हाइड्रोजन गैस का जब प्रेशर दिया हुआ है तो आपको उसको इंक्लूड करना पड़ेगा। नीचे क्या है, H+ का होल स्क्वायर है। अब क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने पहले भी किया तो इसका अंडर रूट ऑफ हमने देखा हुआ, ये सेम डाटा का मैंने लिया हुआ है यहाँ पे, तो बस आप कुछ मत करो, 0.76 वोल्ट माइनस 0.03 लॉग ऑफ Zn+2 का कंसंट्रेशन कितना दिया हुआ है, 2 मोर है, लेकिन उसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितना दिया है, 1, तो इसलिए मैं यहाँ 1 लिखूंगा, पार्शियल प्रेशर 10 और 10⁻³ का होल स्क्वायर, तो ये अप्रॉक्सीमेटली 0.76 माइनस 0.03 लॉग ऑफ 10⁻⁶, मतलब 10 का पावर क्या आ जाएगा, 7, तो 0.76 माइनस 0.21, तो ये कितना आ जाएगा, 6 - 1 5 और 5 0.55 वोल्ट। तो आई होप से यहाँ तक आपको चीज़ें समझ में आई होंगी, मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो दिस वाज योर ओवरऑल नॉन इक्वेशन पे जो बेहतरीन लेवल के जितने क्वेश्चन बन सकते थे वो आप हमारे मेटल इनसॉल्युबल एनायन, बट इसमें ये भी एडवांस का इसी टाइप का क्वेश्चन एक बार एडवांस में आया हुआ है, डोंट वरी। तो जितने भी मैं क्वेश्चन कराता हूँ ऑलमोस्ट उसमें प्रीवियस ईयर कवर हो जाता है, क्योंकि आप देखोगे 20-25 क्वेश्चन मैं प्रीवियस ईयर के चैप्टर खत्म होते होते करवा ही देता हूँ, जिसमें आपको मिल ही जाएंगे, ठीक है। तो इसमें भी डोंट वरी मैं आपको करवाऊँगा, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं आखिर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाला कैसे जाता है, ठीक है। तो हम बात करते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ वेरियस इलेक्ट्रोड।
ठीक है। तो पहले मैं इसके बारे में लिख लेता हूँ, फिर उसके बाद मैं आपको समझाता हूँ। इट इज़ नॉट पॉसिबल, एक्चुअली है बिल्कुल थ्योरेटिकल पोर्शन, तो बहुत ज़्यादा कुछ टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बस मैं आपको समझा रहा हूँ कि एक्चुअली जो भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू हम लिखते हैं कि ई नॉट जेड से Zn+2 गया, इसका 0.76 है, ये 0.76 आया कैसे, बस वही मैं आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ पहले, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू कैलकुलेट, इट इज़ नॉट पॉसिबल to calculate, it is not possible to calculate absolute value of SCP, absolute value of SCP, because in the condition of equilibrium, because in the condition of equilibrium, because in the condition of equilibrium no net movement of charges occurs, no net movement of charges occurs, no net movement of charges occurs, so we can determine only, so we can determine only relative value of SCP, relative value of SCP with respect to a reference electrode, with respect to a reference electrode, and which is SHE assumed by IUPAC। ठीक है, देखो होता क्या है, किसी भी इलेक्ट्रोड का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एब्सोल्यूट वैल्यू मतलब एग्जैक्ट वैल्यू निकालना थोड़ा क्या होता है, इम्पॉसिबल है, क्योंकि एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। तो हम क्या करते हैं, क्योंकि जब वो इक्विलिब्रियम में आ जाता है तो मूवमेंट, चार्जेस का कोई मूवमेंट नहीं होता। जब चार्जेस का कोई मूवमेंट नहीं होगा तो वोल्ट मीटर में कोई डिफ्लेक्शन दिखाएगा नहीं, तो जब वोल्ट मीटर में कोई डिफ्लेक्शन दिखाएगा ही नहीं, ठीक, आपने सिंपल सा मान लो Zn/SO4 का लिया और आप उसको वोल्ट मीटर से कनेक्ट कर दो, तो क्या कोई मूवमेंट होगा? कोई भी मूवमेंट नहीं होगा, क्योंकि Zn और Zn/SO4 आपस में इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश करेंगे, तो कोई मूवमेंट होगा नहीं। तो मूवमेंट कराने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक ऐसा इलेक्ट्रोड बगल में जोड़ना पड़ेगा। जैसे आपने Zn/SO4 आपने क्या किया, सपोज करो आपने इसको एनोड के जैसा लिया और रेफरेंस इलेक्ट्रोड आप ऐसा जो हम लेते हैं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, उसको कैथोड के फॉर्मेट में लिया। अब क्या होगा, यहां से 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर तो होगा, लेकिन इस तरफ से कोई भी मूवमेंट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये ऑलरेडी इक्विलिब्रियम पे हम लेते हैं SHE को, ठीक है, और इसका ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल 0। तो जो भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ और उस वजह से जो भी वोल्टेज में जो भी डिफ्लेक्शन दिखाएगा वोल्ट मीटर में, इसका मतलब वो जो पोटेंशियल होगा सिर्फ किसकी वजह से होगा, जिंक की वजह से। और इस तरीके से हम क्या करें, हमने बहुत सारे मेटल का क्या किया है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाला, बट विथ रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन। क्योंकि यहाँ जैसे आप जब ग्रोसरी शॉप में जाते हो, पता नहीं यहाँ तो आई डोंट नो, बहुत वैसा कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन देखना कोई जो छोटे छोटे दुकानदार होते हैं जो अब तो हम लोग पैकेट में लाने लगे आटा चावल वगैरह। पहले क्या होता था, पहले क्या होता था, आटा वगैरह हम लोग प्लास्टिक में लेकर आते थे, खुले में लेकर आते थे। तो जो दुकानदार होता था क्या करता था कि एक लोहे का जो बटखरा होता है 5 किलो का, वो बगल में तराजू रहता था, लोहे का 5 किलो का बटखरा, 10 किलो का बटखरा इधर रखता था और आटे को यहाँ रखता था, तो वो वेट नापता था आटे का। तो उसने जो वेट 10 किलो नापा, वो किसके रिस्पेक्ट में नापा, उसने लोहे के रिस्पेक्ट में, आयरन के रिस्पेक्ट में नापा, ठीक है। तो वही चीज़ है कि एग्जैक्ट वेट उनका भी निकालना पॉसिबल नहीं है, कुछ ना कुछ रेफरेंस आपको चाहिए ही चाहिए किसी भी चीज़ का। वैसे ही होता है कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का भी एग्जैक्ट वेट, एग्जैक्ट पोटेंशियल निकालना थोड़ा नामुमकिन होता है। इस वजह से हम एज अ रेफरेंस इलेक्ट्रोड SHE यूज़ करते हैं ताकि उनका पोटेंशियल हमें मिल जाए, ठीक है। तो जैसे मैं अगर बात करूँ, सपोज कर मैं किसका निकाल रहा हूँ, Zn/Zn+2 का मैं निकाल रहा हूँ, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं ले रहा हूँ, सपोज करो जिंक रॉड ले रहा हूँ मैं, ठीक है, और उसको मैं क्या कर रहा हूँ, मैं डिसॉल्व कर रहा हूँ Zn/SO4 एक्वस सॉल्यूशन में, ठीक है, ठीक है। और मैं यहाँ से कंडक्टिंग वायर से वोल्ट मीटर कनेक्ट करके मैं क्या कर रहा हूँ, रेफरेंस इलेक्ट्रोड बना दे रहा हूँ मैं यहाँ पे,
थोड़ा ड्राइंग ख़राब है बट एडजस्ट कर लेना है, ठीक है। ड्राइंग ख़राब है, कॉन्सेप्ट ख़राब नहीं है मेरे, ठीक है। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, इनको ज्वाइन कर दिया। यहाँ पे मैंने क्या लिया, H2 गैस मैंने यहाँ पे लिया और यहाँ पे HCl सॉल्यूशन, ठीक है। अब यहाँ से जो भी 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो वोल्टमीटर में डिफ्लेक्शन देंगे, क्योंकि इनका तो ऑलरेडी क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल 0 माना जाता है। और इस तरीके से हम क्या करते हैं, विथ रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन हम क्या करते हैं, सबका पोटेंशियल निकालते हैं, ठीक है। जैसे इनका रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो इनका रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा, तो जिंक सॉलिड होगा ऑब्लिक Zn+2 ऑब्लिक H+ एक्वस और प्रेशर ऑफ प्लेटिनम हाइड्रोजन, ठीक है। इस तरीके से हम रिप्रेजेंटेशन करेंगे, हमने सीखा हुआ। मुझे पता है एनोड पे ऑक्सीडेशन, तो Zn किस में जाएगा, Zn+2 2 इलेक्ट्रॉन और E0 OP मेरा ये होगा, और H+ ट्वाइस ऑफ H+ 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके क्या देगा, हाइड्रोजन गैस दे देगा। और इसका तो हम 0 मानते हैं, तो इसके बाद ओवरऑल रिएक्शन क्या होगा, जिंक सॉलिड प्लस ट्वाइस ऑफ H+ टेंस टू गिव Zn+2 प्लस हाइड्रोजन, और E0 सेल बराबर हो जाएगा E0 OP के बराबर, वट जो भी वैल्यू मुझे नहीं पता, ठीक है। अभी हम निकालना सीखेंगे। ये ओवरऑल सेल रिएक्शन है, तो नॉन इक्वेशन अप्लाई करूँ मैं, क्योंकि हम ये जो कनेक्शन करते हैं ये हम पहले से मान के चलते हैं कि मेरा सिस्टम किस में है भैया, सिस्टम मेरा मतलब ये वाला जो पार्ट है वो मेरा इक्विलिब्रियम में, तो जब भी इक्विलिब्रियम में होगा तो इसका और हो या नहीं हो, वैसे भी इनका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, ठीक है। और आपने क्या किया, स्टैंडर्ड कंडीशन लिया, सब चीज़ का क्या लिया आपने, स्टैंडर्ड कंडीशन में कर रहे हो, क्योंकि जब भी हम क्योंकि आप इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाल रहे हो और वो भी कौन सा, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, तो ऑब्वियस से बता आपको हर कंडीशन किस में रखनी पड़ेगी, स्टैंडर्ड कंडीशन में रखनी पड़ेगी। तो स्टैंडर्ड कंडीशन रखने पर आपको नॉन इक्वेशन में क्या आ जाएगा, ई सेल बराबर क्या हो जाएगा, E0 सेल माइनस 0.059/2 लॉग ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 इंटू Zn+2 कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय H+ का होल स्क्वायर, ठीक है। अब समझो बात को, ये 0, ये 1 और ये 1 और ये वाला पार्ट पूरा क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि स्टैंडर्ड कंडीशन पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन 1 कंसंट्रेशन 1 और ये भी 1, तो 1/1 log 1 0, तो ये वाला पार्ट पूरा क्या हो जाएगा, 0। मतलब जो ई सेल की जो वैल्यू होगी वो किसके बराबर होगी, E0 OP की वजह से। आई बात समझ में, इसका मतलब जो भी डिफ्लेक्शन यहाँ मुझे मिलेगा वो इसी की वजह से मिलेगा। और इस तरीके से हम क्या करते हैं, सबका हर मेटल का क्या करते हैं, हम ये निकालते हैं। इसका मतलब यहाँ से जो E0 Zn/Zn+2 की वैल्यू मिली, या तो वो प्लस 0.76 वोल्ट मिलेगा, या तो E0 Zn+2 Zn मिलेगा, वो माइनस 0.76 वोल्ट होगा, ठीक है। अब ओवरऑल बात होता क्या, समझो बात को, कि अब बोलोगे सर ये नेगेटिव कैसे, तो नेगेटिव डिफ्लेक्शन का मतलब क्या, आपने उसको गलत वे में डोला, आप निकाल रहे हो क्या, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, आपने वो मेटल की टेंडेंसी है ऑक्सीडाइज होने की, लेकिन आप निकाल रहे हो उसका रिडक्शन पोटेंशियल, तो ऑब्वियस बात है डिफ्लेक्शन जो मुझे मिलेगा वैल्यू वो नेगेटिव में मिलेगा, ठीक है। तो आई होप सो ये सब चीज़ें समझ में आए। अब साइंटिस्ट ने क्या किया, एक मिनट जस्ट होल्ड करना। अब साइंटिस्ट ने किया क्या इस चीज़ को, अब साइंटिस्ट ने जितने भी मेटल्स हैं सबका उन्होंने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाला, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक है। और किसके रिस्पेक्ट में, हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में, और उन्होंने सबको एक लाइन में बाय द इंक्रीजिंग ऑर्डर कि भाई जिसका सबसे मतलब रिडक्शन पोटेंशियल, क्योंकि मैं यहाँ पे जो आपको बताऊंगा वो रिडक्शन पोटेंशियल है, आपके बुक में जो NCERT बुक में दिया वो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, तो थोड़ा बात ध्यान से समझना। तो उन्होंने क्या किया, रिडक्शन पोटेंशियल हर मेटल का कैलकुलेट किया और उसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में उन्होंने उसको रीअरेंज किया, और उसी को उन्होंने क्या नाम दिया, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और आसान पॉइंट भी है और इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। तो थोड़ा ध्यान से समझिएगा इस चीज़ों को।
ठीक है। नेक्स्ट है हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, इसी से मिला है। हर मेटल का उन्होंने क्या किया, रिडक्शन पोटेंशियल निकाला और उनका एक सीरीज में कर दिया, ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, ठीक है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे इनऑर्गेनिक के रिएक्शन तो आप इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से ही बना सकते हो, ठीक है। कैसे वो समझाऊंगा मैं आगे। देखो, सीरीज ऑब्टेन्ड व्हेन एलिमेंट्स आर, सीरीज ऑब्टेन्ड when elements are, series obtains when elements are arranged in increasing order, arranged in increasing order of their standard reduction potential, standard reduction potential is known as electrochemical series, ECS शॉर्ट फॉर्म में बोलता हूँ मैं। दिस सीरीज गिव्स रिलेटिव वैल्यू, दिस सीरीज gives relative value, this series give relative value of SRP and that are relative to हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। इसी को हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के अकॉर्डिंग किया गया। और आल्सो नोन एज एक्टिविटी सीरीज भी इनको बोला जाता है। इससे मुझे पता चलता है कि किस एलिमेंट्स या किस मेटल की एक्टिविटी सबसे ज़्यादा, एक्टिविटी मतलब रिएक्ट होने की टेंडेंसी सबसे ज़्यादा है। तो ठीक है, मैं पूरा तो नहीं लिख रहा हूँ, बहुत सारे जो, बट हमारे जो मोस्ट ऑफ द काम के मैं वही लिखूँगा। रिएक्शन, ठीक है, SRP, ठीक है। तो पहला है मेरा Li प्लस एक्वस 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके Li सॉलिड में चला जाता है, ठीक है। दूसरा है Zn प्लस 2 एक्वस 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके Zn सॉलिड में चला जाता है, ठीक है। Fe प्लस 2 एक्वस 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके Fe सॉलिड में चला जाता है, ठीक है। बहुत ज़्यादा मैं नहीं लिख रहा हूँ, बट मैं जो काम के बस उतने जितने से मेरा काम चल जाएगा। बाद में क्या आता है, ट्वाइस ऑफ H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके हाइड्रोजन चला जाता है, ठीक है। अब इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू है -3.05 वोल्ट, इसकी वैल्यू है -0.76 वोल्ट, इसकी वैल्यू है वटेवर, ठीक है, जो भी होगी, बट इससे कम ही होगी, ठीक है। जो भी मैंने लिखा नहीं है, बट आप एक बार चेक कर लीजिएगा, ठीक है, जो भी होगा। और इसका जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, 0। तो ये मेरा क्या है, रेफरेंस इलेक्ट्रोड है, ठीक है। इसके ऊपर और इसके नीचे कुछ चीज़ें चेंज हो जाएंगी, क्या, जैसे बताऊंगा। Cu प्लस 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके Cu सॉलिड बनाएगा, इसका वैल्यू होता है प्लस 0.34 वोल्ट, ठीक है। उसके बाद आ जाता है मेरा Ag प्लस एक्वस 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके सिल्वर सॉलिड बनाता है, इसका वैल्यू होता है प्लस 0.8 वोल्ट। और उसके बाद आता है मेरा डॉट, हाँ, बहुत सारे होंगे इनके बीच में। और उसके बाद क्या होता है F2, ठीक है, फ्लोरीन की बात कर रहा हूँ मैं। F2 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके क्या बनाएगा, 2F माइनस बनाएगा, क्या बनाएगा, 2F माइनस। तो इसका वैल्यू होता है प्लस 2.87 वोल्ट, ठीक है। आप क्या देख रहे हो, डाउन जैसे मैं जा रहा हूँ, SRP की वैल्यू क्या हो रही है, बढ़ रही है ना। और आप ऐसा भी बोल सकते हो, डाउन में जाऊँगा तो ऊपर की तरफ मैं जाऊँगा तो ऊपर की तरफ SOP की वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी। नीचे की तरफ SRP की वैल्यू बढ़ रही तो ऊपर की तरफ क्या होगी, SOP की वैल्यू बढ़ेगी। पहली बात मुझे ये सीखने मिलेगी इस सीरीज से। दूसरी बात क्या है, आप देखो, हाइड्रोजन के ऊपर जितने भी मेटल्स होंगे, ठीक है, जितने भी मेटल होंगे वो हाईली रिएक्टिव मेटल होते हैं। वो क्या होते हैं, हाईली रिएक्टिव मेटल। क्यों, क्योंकि देखो
अब ऐसे समझो बात को, Li प्लस जो है एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके Li सॉलिड में जा रहा है, मतलब इसके रिडक्शन होने की टेंडेंसी -3.05 है। तो आप ऐसा बोल सकते हो इसके ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी क्या होगी, सबसे ज्यादा होगी, बरोबर। मतलब आप ऐसा बोल सकते हो कि ये जो लेफ्ट मोस्ट वाले जो मेटल होंगे ये हाईली रिड्यूसिंग एजेंट होंगे, जिसमें सबसे अच्छा वाला कौन सा होगा, Li प्लस इज द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। क्या होगा, Li प्लस इज द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। आई बात समझ में, यहाँ तक क्लियर समझ में आया? आई होप आपको चीजें समझ में आएंगे। यहाँ पे क्या होगा कि आप देखो, आप पूरे पीरियोडिक टेबल में फ्लोरीन क्या होता है, फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी सबसे ज्यादा, मतलब अपने आप को ये सबसे पहले, क्योंकि इसको एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए अपने आप को नोबल गैस बनाने के लिए, इसका मतलब इसकी जो टेंडेंसी होगी रिड्यूस होने की या नॉन एलिमेंट में होती है, दैट इज व्हाई इट इज हाईली स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब आप बोलोगे सर ये बात तो आपने रेडॉक्स रिएक्शन में बताया नहीं था, उसका एक रीजन है। अभी मैंने क्या बोला, फ्लोरीन इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइज, क्योंकि ये खुद रिड्यूस हो रहा है, इसका मतलब जितना जल्दी ये खुद को रिड्यूस करेगा उतना ही जल्दी दूसरे को क्या करेगा, ऑक्सीडाइज भी करेगा। ये इतना स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है कि इनको नॉर्मल रिएक्शन में कभी भी हम यूज नहीं करते। क्यों नहीं यूज करते, क्योंकि ये इतना हाईली रिएक्टिव होता है कि रिएक्शन मतलब क्या होता है, आग लगने के वोलाटाइल, बहुत ज्यादा वोलाटाइल नेचर का होता है, ठीक है। वो रिएक्शन को बहुत ज्यादा वोलाटाइल बना देता है, आग लगने के भी चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। आपने शायद हेलोजनेशन नहीं पढ़ा होगा अल्कीन वगैरह का, तो हेलोजनेशन वगैरह जब आप पढ़ोगे ऑर्गेनिक में तो उसमें ये बताया जाता है कि कभी भी हम फ्लोरीन को हेलोजनेशन के लिए यूज नहीं करते। क्यों नहीं यूज करते, क्योंकि हेलोजनेशन यूज करने के लिए आपको HMu के प्रेजेंस, मतलब सनलाइट के प्रेजेंस में आपको हेलोजनेशन करवाना पड़ता है। लेकिन ये क्या होता है, ये डार्क में भी रिएक्शन कर देगा और इतना रिएक्ट कर देता है कि कार्बन को पूरा जला देता है, कार्बन ब्लैक प्रोड्यूस कर देता है। दैट इज व्हाई फ्लोरीन हम कभी भी एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज नहीं करते, ऑल्दो ये सबसे ज्यादा है। अब डाउन द ग्रुप मैंने क्या बोला, एक्टिविटी डिक्रीज करते जा रही है, मतलब हाईली एक्टिव मेटल कौन से, देखो H+ के ऊपर जितने भी मेटल होंगे वो हाईली एक्टिव होंगे, मतलब ऊपर वाले नीचे को क्या कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं किसी भी सॉल्यूशन से, ठीक है। तो कुछ पॉइंट्स जो मैं लिख देता हूं एप्लीकेशन ऑफ ECS के बारे में। ठीक है, क्या है, हायर इज द SRP ऑफ द सब्सटेंस, हायर इज द SRP ऑफ द substance, higher is the SRP of the substance, more will be tendency to reduce, more will be tendency टू रिड्यूस। ऑब्वियस बात है, जितना ज़्यादा SRP की वैल्यू ज़्यादा होगी उसकी खुद की रिड्यूस होने की टेंडेंसी उतनी ज़्यादा रहेगी, मतलब दूसरे को ऑक्सीडाइज करने की टेंडेंसी क्या रहेगी, सबसे ज़्यादा, ठीक है। एंड हैंस सब्सटेंस विल बी स्ट्रॉन्गर, एंड हैंस सब्सटेंस विल बी स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, बराबर। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करता है, खुद को रिड्यूस करता है, दूसरे को क्या करता है, ऑक्सीडाइज। तो जितनी ज्यादा रिड्यूस, खुद की रिड्यूस होने की टेंडेंसी रहेगी, मतलब वो उतना अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। लोअर इज द SRP, लोअर इज द SRP, मैं बार बार बोल रहा हूँ, मैंने यहाँ पे जो आपको जो सिखाया है वो NCERT के अपोजिट है। मैं यहाँ रिडक्शन पोटेंशियल की बात करूँ, NCERT में ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की बात किया, तो प्लीज़ आप मेरे को फॉलो करो, क्योंकि आपको इसी से आपको सारे आंसर मिल जाएंगे। डजंट मैटर कि आप ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जाओ या रिडक्शन पोटेंशियल, कॉन्सेप्ट वही रहता है। हाइड्रोजन के ऊपर वाले जितने भी मेटल होते हैं वो हाईली एक्टिव होते हैं और हाइड्रोजन को किसी भी एक्वा सॉल्यूशन से वो डिस्प्लेस कर सकते हैं। और ये हाईली, तो एक्टिविटी क्या होती है, मेटल की एक्टिविटी डाउन द ग्रुप डिक्रीज हो रही है, और जितने भी नीचे के एलिमेंट्स हो क्या होंगे, हाईली इनका SRP ज़्यादा है तो हाईली अच्छे, मतलब हाईली स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होंगे, ठीक है। तो लोअर इज द SRP, सो हायर विल बी टेंडेंसी फॉर ऑक्सीडेशन, सो हायर विल बी टेंडेंसी for oxidation, higher will be tendency for oxidation, higher will be tendency for oxidation, and hence substance will be, and hence substance will be, and hence substance will be
स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट, उतना ही अच्छा क्या होगा, वो रिड्यूसिंग एजेंट होगा। ठीक है बेटा, याद रखना। अब जैसे फॉर एग्जांपल की बात करो, एलिमेंट है प्लस एन इलेक्ट्रॉन लेके रिड्यूस्ड एलिमेंट बना दिया, सपोज करो क्या बनाया, वो रिड्यूस्ड एलिमेंट बनाया। ठीक है, सपोज करो रिएक्शन ये होता है, एलिमेंट एक स्ट्रॉन्ग लेके रिड्यूस्ड बना दिया। ठीक है, तो याद रखना अगर एसआरपी ज़्यादा है, थोड़ा बात ध्यान से समझना, अगर क्या है एसआरपी ज़्यादा है तो एलिमेंट वाला क्या होगा बेटा, एलिमेंट वाला स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा जिसका एसआरपी ज़्यादा है, और रिड्यूस्ड एलिमेंट वाला क्या होगा, स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होता है। ठीक है, तो रिड्यूस्ड एलिमेंट इसलिए देखो Li प्लस इज द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूस, नॉट Li कभी भी स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट नहीं है, Li प्लस इज द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। तो आप कभी भी याद रखना, एलिमेंट जिसका रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज़्यादा होगा वो अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, और जो रिड्यूस्ड एलिमेंट जिसका रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज़्यादा होगा वो सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा। ठीक है, समझ में आई बात सबको? आई होप से यहाँ तक आपको सब चीज़ें समझ में आ गई होंगी। ठीक है, जैसे नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, तीसरा है फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ गैल्वेनिक सेल। ठीक है, फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ गैल्वेनिक सेल, फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ गैल्वेनिक सेल क्या होना चाहिए, ई नॉट सेल क्या होना चाहिए मेरा, ग्रेटर देन 0। मतलब आप अगर ऐसा है तो इस सीरीज में अगर आपको चुनने बोलेंगे तो जितना ज़्यादा हायर ऊपर वाले को, जितना ज़्यादा ऊपर में एलिमेंट है तो उसको एनोड बनाओ, और जितना एलिमेंट नीचे में है उसको क्या बनाओ, कैथोड। तो ये क्या होगा आपका अच्छा, मतलब ई नोट सेल हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव। तो हायर लोअर एसआरपी वाले को आप चूज करो, जितना ज़्यादा लोअर एसआरपी होगा वो उसको एनोड बनाओ, और जितना ज़्यादा हायर एसआरपी वाला होगा उसको क्या बनाओ, कैथोड। या ऐसा बोल सकते हो, हायर एसओपी वाले को एनोड बनाओ और हायर एसआरपी वाले को कैथोड बनाओ। ठीक है, बात वही है, इसका मीनिंग वही है। एंड एनोड शुड बी हायर अप, तो जितना ऊपर वाला रहेगा उतना अच्छा एनोड रहेगा, जितना नीचे वाला उतना अच्छा कैथोड रहेगा। ठीक है, एंड एनोड शुड बी हायर अप इन द सीरीज, एंड एनोड शुड बी हायर अप इन द सीरीज, higher up in the series, and while cathode can be any substance below in the सीरीज। ठीक है, जैसे सपोज करो मैंने आयरन को सेलेक्ट किया एज एनोड, अब इसके नीचे वाले को आप कोई भी एलिमेंट को क्या बना सकते हो, कैथोड बना सकते हो। ठीक है, बट ऊपर वाले को आप अगर आपने कैथोड कर दिया तो ई नोट सेल नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है, आई बात समझ में, कोई डाउट यहाँ तक? जैसे आपको याद होगा मैंने जो एग्जाम्पल लिया था जिंक और कॉपर का पहला एग्जाम्पल, तो जिंक देखो कहाँ था, ऊपर है तो हायर अप इन द सीरीज में है, और कॉपर कहाँ है, बिलो इन द सीरीज है। देखो जिंक के काफी नीचे है कॉपर, तो दैट इज वाई इनोट सेलिंग का क्या आता था, पॉजिटिव आता था। ठीक है, चौथा इंपॉर्टेंट बात क्या है, ठीक है, चौथा इंपॉर्टेंट, एलिमेंट प्रेजेंट अबव इन द सीरीज कैन डिस्प्लेस अबव बिलो इन द, मतलब ऊपर वाला क्या कर सकता है, क्योंकि मैंने क्या बोला, डाउन द ग्रुप एक्टिविटी ऑफ एलिमेंट या मेटल क्या हो रहा है, घट रहा है। मतलब ऊपर वाले हाइड्रोजन के ऊपर जितने भी रहते हैं सारे मेटल होते हैं, बेटा जितने भी पीरियोडिक टेबल में मेटल है सब हाइड्रोजन के ऊपर आएंगे। मतलब डाउन, जितना ज्यादा मेटल ऊपर रहेगा उतना हाईली रिएक्टिव रहता है। तो इसका मतलब क्या होगा, ऊपर वाला हमेशा नीचे वाले को इजीली क्या कर सकता है, डिस्प्लेस कर सकता है। तो एलिमेंट प्रेजेंट अबव इन द सीरीज, एलिमेंट प्रेजेंट अबव इन द सीरीज, एलिमेंट प्रेजेंट अबव इन द सीरीज, above in the series can displace element, can displace element below in the series, below in the series from its salt solution, from its salt solution। जैसे फॉर एग्जांपल जिंक है, कॉपर सल्फेट के साथ अगर रिएक्ट करेगा तो ये क्या बनाएगा, Zn SO4 प्लस Cu सॉलिड। कैसे,
देखो जिंक का जिंक किस में कन्वर्ट हो रहा है, Zn से Zn+2, इसका तो ऑक्सीडेशन हो रहा है। कॉपर का क्या आ रहा है, Cu+2 से Cu में जा रहा है, तो ओवरऑल इनोट सेल मेरा क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है। लेकिन तो ये रिएक्शन पॉसिबल है, और आप और ऐसे भी समझ सकते हो क्योंकि जिंक ऊपर है तो हाईली एक्टिव मेटल है, कॉपर नीचे लो रिएक्टिव मेटल है, इसका मतलब ये इजीली क्या कर सकता है, इसको डिस्प्लेस कर सकता है। लेकिन उल्टा करूं मैं, कॉपर प्लस ZnSO4 में करूं तो ये रिएक्शन कभी भी पॉसिबल नहीं होती है, ठीक है, क्योंकि इनका इनोट सेल क्या हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है, ठीक है। तो पांचवा पॉइंट में लिख देता हूं यहाँ पे, ऑन मूविंग डाउन इन द सीरीज, on moving down in the series, on moving down in the series, on moving down in the series, electropositive nature of metal increases, ठीक है, due to which reactivity decreases, due to which reactivity decreases। हम अच्छा मेटल किसको मानते हैं, जो भाई जितना जल्दी इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, डाउन द ग्रुप जाने पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट, क्या बोल रहा हूँ मैं यार, जो अच्छा मेटल क्या है, जो मेरा इलेक्ट्रॉन डोनेट करने टेंडेंसी सबसे ज़्यादा है, वो मेरे लिए हाईली रिएक्टिव मेटल होता है। बट आप देख रहे हो डोनेट करने के छोड़ो, नीचे जाते समय इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी बढ़ जाती है, मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर के बजाय इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर मेटल का बढ़ जाता है, इस वजह से रिएक्टिविटी क्या हो जाती है, घट जाती है, ठीक है। आई बात समझ में। नेक्स्ट पॉइंट है मेरा, वो भी लिख देता हूँ मैं, ऑलमोस्ट बस अब खत्म ही होने वाला है आपका, ज़्यादा देर का टॉपिक नहीं है। तो प्लीज़ सब सारे पॉइंट्स होंगे ना, आप इनको समझ के ही करिएगा, बेटर वही रहेगा, ठीक है। 6 पॉइंट क्या आपका, 6 पॉइंट ये है, जैसे समझो बात को, कैसे अल्कली मेटल, ठीक है, या अल्कली अर्थ मेटल, ये ऑब्वियस बात है, ये इनके हाइड्रोजन के ऊपर रहता है, ठीक है, ऊपर ही ऊपर रहता है, तो ये क्या करते हैं, कोल्ड वाटर के साथ भी क्या कर सकते हैं, ये रिएक्शन करके हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर सकते। मैंने क्या बोला, जितने भी मेटल हाइड्रोजन के ऊपर है वो वाटर में से क्या कर सकते हैं, हाइड्रोजन को इजीली डिस्प्लेस कर सकते हैं। तो मैं जैसे अगर बात करूं Li+, अगर मैं H2O के साथ रिएक्ट करूंगा तो ये क्या देगा, LiOH+ हाइड्रोजन गैस को ये इजीली डिस्प्लेस कर सकता है। लेकिन अगर मान लो थोड़ा नीचे जाते जाओ, आयरन, कोबाल्ट, निकल, जिंक, इनको थोड़ा सा क्या होता है, गर्म पानी लगता है, ये कोल्ड वाटर में रिएक्ट नहीं कर सकता। कोल्ड वाटर में सिर्फ और सिर्फ Li+ या उसके नीचे का एक, वो ही 2 एलिमेंट क्या कर सकते हैं, कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट कर सकते, बाकी सबको थोड़ा गर्म पानी लगता है, ठीक है। ये हॉट वाटर के साथ क्या करते हैं, डिस्प्लेस करते हैं वाटर को, ठीक है। कॉपर, Ag, गोल्ड, मर्क्यूरी, आप इनको स्टीम के साथ भी रिएक्शन करवा दोगे ना, तो भी ये हाइड्रोजन डिस्प्लेस नहीं कर सकता है। आई बात समझ में, ठीक है। लास्ट बट नॉट लीस्ट, ठीक है, मेटल प्रेजेंट अबव इन द हाइड्रोजन कैन रिलीज हाइड्रोजन ऑन रिएक्शन विद डाइल्यूट एसिड, मतलब आप किस हाइड्रोजन के ऊपर जितने भी मेटल होंगे, अगर आप उनको डाइल्यूट एसिड, नॉट कंसंट्रेटेड एसिड की बात कर रहा हूं मैं, डाइल्यूट एसिड की बात कर रहा हूं, वो डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन को इजीली डिस्प्लेस कर सकते हो उसमें से, ठीक है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो मेटल प्रेजेंट अबव, मेटल present above hydrogen in ECS will release hydrogen in reaction with dilute acid while metal present below H2 will not release, ठीक है। कहने का मतलब अगर आयरन है, डाइल्यूट H2SO4 के साथ रिएक्शन करा रहा हूं मैं, डाइल्यूट H2SO4 के साथ रिएक्शन करा रहा हूँ, तो ये क्या दे सकता है आपको, FeSO4 दे सकता है प्लस
हाइड्रोजन दे सकता है, ठीक है। नहीं, आयरन जो है वो नीचे प्रेजेंट, Fe+2 ऊपर प्रेजेंट रहता है, सॉरी माय मिस्टेक। आयरन जो होता है वो हाइड्रोजन के नीचे रहता है, ठीक है। तो दैट इज़ वाई हाइड्रोजन रिप्लेस नहीं कर सकता। कॉपर भी अगर आप देखो तो डाइल्यूट H2SO4 के साथ ये भी कभी भी हाइड्रोजन CuSO4 + H2 होना तो ये चाहिए, बट ये रिएक्शन कभी भी पॉसिबल नहीं होती, क्योंकि Fe नॉट Fe+2, Fe+2 ऊपर रहेगा हाइड्रोजन के, लेकिन Fe जो है वो क्या रहता है, नीचे रहता है, ठीक है। तो इस चीज़ को थोड़ा ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो आई होप सो ये चीज़ आपको समझ में आ गई, मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो हियर इज़ द कम्स टू आवर एंड ऑफ दिस लेक्चर। मोस्ट प्रोबेबली कल तुम्हारा शायद कंसंट्रेशन सेल होगा, तीसरा चौथा, मतलब हार्डली 10 लेक्चर में तुम्हारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री खत्म हो जाएगा, और ट्राई करेंगे 15 जून तक हमारा सिलेबस ख़त्म करने का फिजिकल का, ठीक है। तो यहाँ के लिए आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू वेरी मच। तो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, लास्ट लेक्चर हमने नॉन इक्वेशन पढ़ना सीखा था, ठीक है। तो आज हम कंटिन्यू करेंगे अपना स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। बेसिकली स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या है कि देखो, मुझे पता है कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की एब्सोल्यूट वैल्यू निकालना थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो उसके बजाय साइंटिस्ट ने क्या किया, उसका रेफरेंस वैल्यू निकाला। रेफरेंस वैल्यू मतलब रिलेटेड वैल्यू, मतलब अगर आपने क्या किया, जैसे आप परचून की दुकान पे या ग्रोसरी शॉप में जाते हो, ठीक है। अब तो खैर इलेक्ट्रॉनिक वाला वेट वेइंग मशीन आ गया, लेकिन पहले क्या होता था कि आयरन का जो वो जो वेट करने वाला होता था, सपोज करो 5 किलो शुगर लेनी है, तो 5 किलो आयरन का वो इधर रखता था और 5 किलो शुगर इधर रखता था। तो आप देखो वेट को भी हम जो नाप रहे किसी के रेफरेंस में नाप रहे, मतलब यहाँ पे जो हमने 5 किलो शुगर नापा वो आयरन के रिस्पेक्ट में नापा था, ठीक है। तो उसी तरीके से क्या होता है, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो उसके बजाय हम क्या करते हैं, उसको एब्सोल्यूट वैल्यू के जगह हम क्या करते हैं, रेफरेंस वैल्यू निकालते हैं। और रेफरेंस उसके लिए हम रेफरेंस इलेक्ट्रोड यूज़ करते हैं, जो हमारा क्या होता है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। और IUPAC ने इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या कर रखा है, 0 वोल्ट ऑलरेडी मान रखा है, चाहे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हो या चाहे वैल्यू रिडक्शन पोटेंशियल हो, ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारा स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या है मेरा, SHE आता है, ठीक है। SHE की मैं अगर बात करूँ तो इसके बारे में लिखते हैं इट इज़ और ये कौन सा टाइप का है, बेसिकली हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड H2/H+, या आप बोल सकते हो H+/H2, मतलब ये कैसा है, गैस आयन हाफ सेल है, ठीक है। अब तक इससे पहले हमने जो क्वेश्चन पढ़ा है उसमें हमने मेटल आयन का हाफ सेल पढ़ा था, इसमें हम कौन सा पढ़ेंगे, गैस आयन हाफ सेल। इससे अलावा आपको पढ़ना नहीं रहता कुछ ज़्यादा, ठीक है। इट इज़ अ टाइप ऑफ गैस आयन हाफ सेल, इट इज़ अ टाइप ऑफ गैस आयन हाफ सेल, इट इज़ अ टाइप ऑफ गैस आयन हाफ सेल in which gas used is H2, in which gas used is H2, in which gas used is H2 and its ion are H+ ion and its ions are H+ ions, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि इट इज़ अ रेफरेंस इलेक्ट्रोड अज्यूम्ड बाय IUPAC, इट इज़ अ रेफरेंस electrode assumed by IUPAC, it is a reference electrode assumed by IUPAC. It can act as both anode half cell and कैथोड हाफ सेल, ये दोनों के जैसे बिहेव कर सकता है, एनोड हाफ सेल के जैसे भी बिहेव कर सकता है और कैथोड हाफ सेल के जैसे भी बिहेव कर सकता है, ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इट्स स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एज वेल एज स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एज वेल एज रिडक्शन पोटेंशियल इज assumed to be
इज एज्यूम टू बी 0, ठीक है। मतलब दोनों का चाहे वो E ऑफ H2/H+ 0 होगा या E ऑफ H+/H2 क्या होता है 0, तो दोनों ही पार्ट क्या होते हैं मेरे 0 होते हैं, ठीक है। अब इनके कंस्ट्रक्शन की बात करूँ तो कंस्ट्रक्शन कैसा होता है, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, ये होता है प्लेटिनम वायर। कौन सा होता है ये वायर, प्लेटिनम वायर। अब प्लेटिनम वायर यहाँ पे क्यों, देखो गैस आयन हाफ सेल में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करने के लिए कोई तो सॉलिड मटेरियल चाहिए ना, तो वो सॉलिड मटेरियल कौन सा होता है, ये होता है अपना प्लेटिनम वायर। होता है क्या, यहाँ से मैं प्योर H2 गैस पास करता हूँ मैं, ठीक है, प्योर H2 गैस पास करता हूँ एट 1 atm प्रेशर। कितने पे, 1 atm प्रेशर पे मैं इसको पास करूंगा। और यहाँ पे मैंने लिया कंसंट्रेशन ऑफ HCl सॉल्यूशन, ठीक है। तो कंसंट्रेशन ऑफ HCl सॉल्यूशन क्या लूंगा मैं, 1 मोलर। तो आपको H+ का भी कितना कंसंट्रेशन मिलेगा, 1 मोलर। अब क्या होगा, H2 गैस यहाँ पे कार्बन ब्लैक, ये आपके पास क्या है, कार्बन ब्लैक। कार्बन ब्लैक का काम क्या होता है, कार्बन ब्लैक इज नोन एज अ गुड एडजॉर्बेंट सब्सटेंस। कौन सा सब्सटेंस होता है ये, गुड एडजॉर्बेंट सब्सटेंस होता है। एडजॉर्ब का मतलब क्या होता है कि हाइड्रोजन गैस इसके सरफेस के ऊपर क्या हो जाएगा, एडजॉर्ब हो जाएगा, ठीक है। हाइड्रोजन जितना हाइड्रोजन गैस चाहिए, मतलब H2 और H+ इक्विलिब्रियम मेंटेन करने के लिए, H+ ऑलरेडी सॉल्यूशन में, ये तो घट भी नहीं सकता और बढ़ भी नहीं सकता भाई, H+ जितना है और ये उतना ही H2 एब्जॉर्ब करेगा, ताकि मेरा क्या हो जाए, H2 और H+ इक्विलिब्रियम में आ जाए और ट्रांसफर हो जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन इस तरीके से। और एक्सेस अगर हाइड्रोजन आता भी है तो ये बुलबुला बन के क्या हो जाता है, बाहर चला जाता है, ठीक है। तो आई होप सो दिस इज द वर्किंग, आपको समझ में आई होगी। अब क्या होता है, एनोड, इसको हम एनोड हाफ सेल के जैसे भी यूज कर सकते हैं और इसको कैथोड हाफ सेल के जैसे भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो पहला केस मैं ले रहा हूं, केस 1 SHE एक्ट एज एनोड हाफ सेल, ठीक है। अब किसी भी हाफ सेल में आपको 3 ही बातें पढ़नी, उसका रिएक्शन, उसका रिप्रेजेंटेशन और उसका नॉन स्टिक इक्वेशन, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं बेटा, ठीक है, अगर मैं बात करूं एनोड हाफ सेल रिएक्शन की बात करूं तो वो क्या होगा, ऑक्सीडेशन, क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा इसके अंदर, ठीक है। जैसे सपोज करो हाइड्रोजन जो होगा ऑब्लिक ट्वाइस ऑफ H+, 2 इलेक्ट्रॉन दे के क्या कर देगा, डोनेट कर देगा। और E0/H2/H+ क्या है, 0 वोल्ट होता है, ठीक है। अब थोड़ा बात ध्यान से समझना, ठीक है। अगर मैं इसके रिप्रेजेंटेशन की बात करूं, इसके रिप्रेजेंटेशन की बात करूं तो इसका रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा, प्लेटिनम, ये हमने पहले, प्लेटिनम सबसे पहले होगा क्योंकि सॉलिड मटेरियल सबसे पहले आता है, प्लेटिनम सॉलिड ऑब्लिक हाइड्रोजन गैस ऑब्लिक H+ एक्वस, ठीक है। तो ये प्रेशर P1 atm हो जाएगा, इसका C1 मोलर, या आप इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हो, प्लेटिनम हाइड्रोजन, क्योंकि प्लेटिनम के साथ ही हाइड्रोजन गैस अटैच्ड है और यहीं पे गैस जाके एब्जॉर्ब होता है, इसलिए प्लेटिनम हाइड्रोजन को हम एक साथ करते हैं P1 atm ऑब्लिक H+ एक्वस C1 मोलर। आई बात समझ में, तो यहाँ तक आपको चीज़ें क्लियर है। तो अगर मैं बात करूँ नॉन इक्वेशन के, तो नॉन इक्वेशन क्या होगा, E ऑफ OP बराबर क्या होगा, E0 ऑफ OP माइनस 0.059/n लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो E0 OP तो इसका वैल्यू क्या होगा, 0, तो E ऑफ OP बराबर क्या हो जाएगा, माइनस 0.059/2 लॉग ऑफ प्रोडक्ट में। अब आपके पास क्या मिल रहा है, प्रोडक्ट में आपको मिल रहा है H+ का होल स्क्वायर और प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन गैस। जब हाइड्रोजन का प्रेशर दिया हो तो आपको ये फॉर्मूला क्या करना पड़ेगा, यूज़ करना पड़ेगा। लेकिन अगर मैंने बोला इफ़ प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू 1 atm मान लो, तो E ऑफ OP बराबर क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ 0.059/2 लॉग ऑफ H+ का होल स्क्वायर। और ये 2 ये इधर आ जाएगा, आगे 2 और 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो एक्चुअल में फॉर्मूला क्या बनेगा, E ऑफ OP बराबर हो जाएगा माइनस लॉग ऑफ H+ को मैं क्या लिख सकता हूँ, PH। तो यहाँ से मेरा नया फॉर्मूला लगेगा 0.059 PH ऑफ एनोड, PH ऑफ एनोड। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हो जाएगा, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट की तो आई होप सो यहाँ तक आपको चीज़ें समझ में आए। तो ऑक्सीडेशन हम कैसे SHE को एनोड के जैसे कर सकते हैं, तो यहाँ तक आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगे, ठीक है। तो अगर, लेकिन ये फॉर्मूला तब लगेगा जब हाइड्रोजन का प्रेशर कुछ ना दिया जाए,
कुछ ना दिया जाए तो 1 ATM या 1 ATM दिया तो भी चलेगा, लेकिन अगर बाय मिस्टेक क्वेश्चन में कुछ नहीं देता है तो कंसिडर करके चलना हाइड्रोजन का प्रेशर क्या होता है 1 ATM होता है, ठीक है। नेक्स्ट थिंग की अगर बात करूँ केस 2 की बात करूँ तो एसएच स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एज कैथोड, किसकी बात कर रहा हूँ मैं, कैथोड के जैसे की बात कर रहा हूँ। अगर मैं कैथोड की बात करूँ, ठीक है, तो कैथोड में क्या होगा, पहले मैं बात करूँगा कैथोड हाफ सेल रिएक्शन। तो कैथोड में क्या होता है भैया, रिडक्शन होता है, बरोबर। रिडक्शन मतलब क्या होगा, ट्वाइस ऑफ H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके क्या देगा, H2 देगा, और अगेन E नॉट ऑफ H प्लस ऑब्लिक H2 क्या होता है मेरा 0 होता है। E नॉट ऑफ ऑब्लिक H प्लस ऑब्लिक H2 क्या हो जाता है मेरा 0 हो जाता है, ठीक है। तो कैथोड हाफ सेल रिप्रेजेंटेशन, कैथोड हाफ सेल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, आप देखो वहां पे क्या था, सॉलिड मटेरियल पहले आता था और यहाँ पे सॉलिड मटेरियल सबसे लास्ट में आएगा और लिक्विड वाला पार्ट पहले आता है। तो H प्लस एक्वस ऑब्लिक H2 गैस ऑब्लिक प्लेटिनम सॉलिड, जस्ट उल्टा रिवर्स होगा, या तो आप ऐसे रिप्रेजेंट करो, या तो H प्लस एक्वस ऑब्लिक प्लेटिनम हाइड्रोजन गैस, ठीक है, या तो आप इस तरीके से रिप्रेजेंटेशन करोगे। तो यहाँ तक आई होप सब चीज़ें समझ में आ गए होंगे। अगर मैं बात करूँ नॉन इक्वेशन की, तो नॉन इक्वेशन क्या होगा, E बराबर क्या हो जाता है, दिस इज नथिंग बट E RP बराबर क्या हो जाएगा, E नॉट ऑफ RP माइनस 0.059 बाय N लॉग ऑफ प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट, यही होगा मेरा। तो E नॉट RP अगेन मेरा क्या है भैया 0 है, तो E ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल बराबर क्या हो जाएगा, माइनस 0.059 बाई 2 लॉग ऑफ, ठीक है, ऊपर में क्या हो जाएगा, प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन गैस डिवाइडेड बाय H प्लस का मेरा होल स्क्वायर, H प्लस का होल स्क्वायर, ठीक है। अब अगर ये मेरा किसका फॉर्मूला हो जाएगा, ये मेरा रिडक्शन पोटेंशियल का फॉर्मूला हो जाएगा, किसका फॉर्मूला हो जाएगा बेटा, रिडक्शन पोटेंशियल का। तो ध्यान से समझना, अगर रिडक्शन पोटेंशियल का ये फॉर्मूला हो जाता है और अगर मैंने क्या किया, इफ प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन गैस मेरा कितना हो जाए, सपोज करो 1 ATM हो जाएगा, प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन कितना कैसे हो जाए 1 ATM, तो यहाँ से 1 पूरा पार्ट चला जाएगा, तो E ऑफ RP बराबर कितना हो जाएगा, माइनस 0.059 बाई 2। क्या मैं इसको रिवर्स करके प्लस लिख सकता हूँ, लॉग ऑफ H प्लस का होल स्क्वायर, ये टू कैंसिल हो जाएगा, तो E ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल बराबर जो हो जाएगा 0.059। अच्छा, अब माइनस ऑफ H प्लस क्या होता है मेरा pH ऑफ कैथोड, और माइनस मैं ऑलरेडी लगा दूंगा ताकि माइनस माइनस मेरा क्या आ जाए, इस प्लस को मैं 2 माइनस लिख सकता हूँ, एक माइनस इधर चला गया तो वो pH में कन्वर्ट हो गया और एक माइनस मेरा यहाँ रहा, तो मेरा नेट रिडक्शन पोटेंशियल का फॉर्मूला आ जाता है E ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल इक्वल टू माइनस 0.059 pH ऑफ कैथोड। तो आई होप से ये चीज़ आपको समझ में आ गई होंगी, ठीक है बेटा। चलो अब इसके बेस हम कुछ क्वेश्चन करेंगे फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, ताकि आपके कॉन्सेप्ट और क्लियर हो, ठीक है। चलिए कुछ क्वेश्चन करते हैं हम इनके ऊपर। ठीक है, चलिए ठीक है। तो आई होप से यहाँ तक आपको चीज़ें समझ में आ गई। तो लेट्स कंटिन्यू विद द क्वेश्चन। कैलकुलेट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द फॉलोइंग। कैलकुलेट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन है प्लैटिनम H2 ऑब्लिक CS3 COOH एक्वस, ठीक है, कोई दिक्कत, ठीक है। तो यहाँ पे प्रेशर उन्होंने 10 ATM दिया हुआ है और यहाँ पे Ka की वैल्यू दी हुई है 10⁻⁵ और कंसंट्रेशन दिया हुआ है 0.1 मोलर। अब देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात क्या है, मैंने डायरेक्ट H+ नहीं दिया आपको,
ठीक है। जहाँ H+ की बात आती है समझ लो पूरा आयनिक इक्विलिब्रियम आपसे यूज़ करवा सकता है, बट बहुत ज़्यादा आपको हाई लेवल नहीं दिया, ज़्यादा ज़्यादा आपको वीक एसिड देगा, हो सकता है बफर सॉल्यूशन दे दे, हो सकता है कोई सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। आपको बस उनका H+ का फॉर्मूला निकालने आना चाहिए, बेसिकली आपको pH निकालने आना चाहिए, ठीक है। तो एक बार आप pH निकालना, H+ का कंसंट्रेशन निकालना चाहते हो तो आप इजीली क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। H2 और H+ रहेगा कॉम्बिनेशन। ये H+ का सोर्स कुछ भी हो सकता है, कुछ भी वो ले सकता है, वो इवन दो स्ट्रॉन्ग एसिड भी ले सकता है, वो मिक्सचर ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड भी ले सकता है, वो हो सकता है वीक बेस ले या मिक्सचर ऑफ वीक बेस ले, कुछ भी ले, दैट डजंट मैटर। हमें बस फॉर्मूला याद होना चाहिए, फॉर्मूला पुट करिए, H+ निकालिए, कहानी खत्म, ठीक है। अभी भी देखो यहाँ पे अगर मैं बात करूं यहाँ से H+ का फॉर्मूला क्या होगा, क्या मैं H+ को √KC लिख सकता हूं, और ये मैं तभी लिख सकता हूं जब Ka/C का मैं डिवाइड करके मुझे पता चलता है कि SS नंबर से छोटा है। तो आप देखोगे SS नंबर से छोटा है तो H+ का वैल्यू कितना आ जाएगा 10⁻⁻5 इंटू 0.1, तो दैट्स नथिंग बट 10⁻3। तो अगर मैं बात करूँ ई सेल बराबर सॉरी ये कौन सा है, रिडक्शन पोटेंशियल है कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, हाँ दिस इज ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ई ऑफ OP बराबर हो जाएगा -0.059, ठीक है, लॉग ऑफ। अब यहाँ पे आपको रिएक्शन लिखना है तो लिखिए H2 टेंड्स टू गिव ट्वाइस ऑफ H+2 इलेक्ट्रॉन। तो H+ का होल स्क्वायर तो कहाँ आएगा, ऊपर आएगा, और हाइड्रोजन कहाँ आएगा मेरा, प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन गैस कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा -0.059 लॉग ऑफ H+ का कंसंट्रेशन कितना 10⁻³ का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ 3, तो -0.059 लॉग ऑफ 10⁻⁷। तो जब आप इसको सॉरी डिवाइडेड बाय 2, देखो यहाँ छूट गया ना डिवाइडेड बाय 2, तो वो गलती हो गई थी मेरे से, आप गलती मत करिएगा, डिवाइडेड बाय 2, तो ये कितना हो जाएगा 0.06 मान लो, तो -0.03 इंटू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, तो मतलब 0.21 वोल्ट, 0.21 वोल्ट। तो आई होप से यहाँ तक आपको चीज़ें समझ में आ गई, मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। एक और क्वेश्चन करते हैं फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन मैंने कर लिया, सपोज करो H2SO4 ऑब्लिक प्लेटिनम हाइड्रोजन, ठीक है, ये आपको दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा 0.05 मोलर, ठीक है। ये सब ये किसके जैसे एक्ट कर रहा है, अब देखो H+H2 में कन्वर्ट कर रहा है, दिस इज नथिंग बट कैथोड हाफ सेल, ठीक है। तो कैथोड हाफ सेल में क्या होगा, H+, 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके क्या देगा, हाइड्रोजन गैस देगा। मेरे अकॉर्डिंग कभी भी क्वेश्चन करने से पहले कन्वीनियंट मेथड ये रहता है कि एक बार आप रिएक्शन लिख लीजिए, तो आके थोड़ा क्वेश्चन थोड़ा आसान हो जाता है। तो मुझे हाइड्रोजन गैस का प्रेशर अब यहाँ पे दिया हुआ है, क्या हाइड्रोजन गैस का प्रेशर नहीं दिया हुआ है, तो क्या मैं ERP बराबर लिख सकता हूँ -0.059 pH ऑफ कैथोड। क्यों, क्योंकि आप जब यहाँ पे हटाओगे तो वो ऑब्वियसली pH वाले फॉर्मूले में चला जाएगा, ई ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल, है ना। pH वाला फॉर्मूला कब यूज़ करते थे, जब प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन कितना हो मेरा 1 हो, तो देख लो प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन जब कुछ ना दिया जाए तो ऑलमोस्ट क्या मान के चलो 1 मान के चलो, तो -0.059। अब इसका pH कितना हो जाएगा, H+ का कंसंट्रेशन हो जाएगा 2 इंटू 0.05, मतलब 5 इंटू 10 मतलब 10⁻⁻1, तो pH की वैल्यू हो जाएगी 1, तो इसका मतलब ये हो जाएगा -0.059 1 यहाँ पर 059 वोल्ट, ये मेरा आंसर हो जाएगा। तो कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये सही भी है। क्यों नेगेटिव क्यों आ रहा है, नेगेटिव आने का ये मतलब है कि जो सेल को एनोड के जैसा एक्ट करना चाहिए आप उसको कनेक्ट करो कैथोड के जैसा, इसलिए क्या हो रहा है बेटा, इसलिए इसका वोल्ट पोटेंशियल क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, ठीक है। एक और क्वेश्चन करते हैं फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन जो मेरा है, तीसरा क्वेश्चन है Zn सॉलिड ऑब्लिक ZnSO4 एक्वस 2 मोलर अल्फा इक्वल टू 50%, अल्फा इज इक्वल टू 50%, ठीक है, CS3COOH, ठीक है, ऑब्लिक H2 गैस ऑब्लिक प्लेटिनम, ठीक है। तो यहाँ पे Ka की वैल्यू 10⁻⁵ और C की वैल्यू 0.1 मोलर, मैं वही चीज़ ले रहा हूँ। यहाँ पे अब मैंने क्या किया है, यहाँ पे मैंने एक ऐसा सेल लिया जिसमें एक तो मेटल आयन हाफ सेल है और एक मेरा क्या है, गैस आयन हाफ सेल है। क्या है, गैस आयन हाफ सेल, एक मेरा मेटल आयन हाफ सेल और एक मेरा क्या है, गैस आयन हाफ सेल है। तो यहाँ तक आपको चीज़ें समझ में आएंगी, मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप पूरा सेल किसी तरीके से बना, आप हो सकता है एक हाफ सेल को लो मेटल आयन, एक हाफ सेल को लो मेटल आयन, कोई बात नहीं। हाँ, लेकिन अब आप यहाँ पे एक बात आ सकती है कि सर क्या दोनों गैस आयन हाफ सेल ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं, क्यों नहीं ले सकते, बट
वो कंडीशन अलग होगी। जब दोनों को हम गैस आयन हाफ सेल यूज़ करेंगे तो वो कैसे करते हैं, इसके इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ के बाद हम वही सीखेंगे कि जब दोनों गैस आयन हाफ सेल रहते तो इलेक्ट्रॉन कैसे फ्लो कर रहा है, करंट कैसे, मतलब वोल्टेज कैसे निकाला जाता है, पोटेंशियल कैसे निकालता है, वो सब हम आगे देखेंगे। डोंट वरी, वो भी आपके सिलेबस में है, दिस इज इन योर सिलेबस, डोंट वरी, ठीक है। तो फिलहाल के लिए समझ में आए, दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ मेटल आयन हाफ सेल एंड गैस आयन हाफ सेल। तो मैं हमेशा पहले ये बोलता, पहले बेटा पहले रिएक्शन लिखा करिए, एनोड का ऑक्सीडेशन हो रहा है, मतलब जिंक सॉलिड किस में कन्वर्ट हो रहा है, Zn+2 एक्वस में विद डोनेटिंग 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, वो डोनेट कर रहा है। अच्छा, यहाँ पे उन्होंने E0 Zn+2 Zn ये दिया हुआ -0.76 वोल्ट। अब देखो उन्होंने दिया तो ये है, तो और मैं एक्ट कर रहा हूँ किस जिंक रोड को किसके जैसे, एनोड के जैसे, तो इसका मतलब ये ऑक्सीडेशन वैल्यू क्या होगा, पॉजिटिव होगा। मतलब एक्चुअल में E0 Zn+2 की वैल्यू कितनी होगी, +0.76 वोल्ट। तो दिया कुछ भी रहे, हमेशा चेक करो कि वो किसके जैसा एक्ट कर रहा है, एनोड के जैसे या कैथोड के जैसे। कैथोड में रिडक्शन हो रहा है, कैथोड में रिडक्शन मतलब क्या हो रहा है भाई, 2H+ एक्सेप्ट कर रहा है 2 इलेक्ट्रॉन और H2 गैस में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। तो ओवरऑल मेरा सेल रिएक्शन क्या होगा, व्हाट इज योर सेल रिएक्शन, कि जिंक सॉलिड 2H+ एक्वस, ठीक है, ये दे रहा है Zn+2 एक्वस प्लस हाइड्रोजन गैस, ये आपको मिलेगा, ठीक है। यहाँ तक आपको चीज़ें समझ में आई। ठीक है, यहाँ तक आपको चीज़ समझ में। अब मैं नेक्स्ट इक्वेशन अप्लाई करूँ क्योंकि मुझे निकालना तो वही है, ई सेल बराबर, हाँ अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, E0 सेल की वैल्यू क्या आ जाएगी, E0 सेल की वैल्यू इसकी तो E0 H+/H2 की वैल्यू क्या रहेगी 0 E0 सेल की वैल्यू हो जाएगी 0.76 वोल्ट। तो E0 सेल की वैल्यू आ जाएगी 0.76 माइनस 0.059/2 लॉग ऑफ ऊपर में क्या है, अच्छा प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन गैस है इनटू द कंसंट्रेशन ऑफ Zn+2 है, और क्या है नीचे जिंक सॉलिड का एक्टिविटी 1 होता है, और नीचे क्या है H+ का होल स्क्वायर है। तो आई होप आपको यहाँ तक चीज़ें समझ में आ रही होंगी, मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन कितना दिया हो, कुछ नहीं दिया हो तो 1 मान लो, तो 0.76 माइनस 0.03 लॉग ऑफ प्रेशर वाइड 1 दिया हुआ, और ये अब देखो 2 मोलर है, लेकिन अल्फा मतलब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितना दिया 50%, तो मतलब यहाँ पे आप कितना मानोगे 1 मानोगे, डिवाइडेड बाय H+ का कंसंट्रेशन कितना हो जाएगा 10⁻³ का होल स्क्वायर, बराबर। क्या यहाँ तक आपको सब चीज़ें समझ में आ रही है, आई होप सो यहाँ तक आपको सारी चीज़ें समझ में आ रहे होंगे। ओके ओके ओके, ठीक है। तो 10⁻³ मतलब ये वैल्यू कितनी हो जाए 0.76 माइनस 0.03 लॉग ऑफ प्लस ऊपर चला जाएगा तो 10 का पावर -6 मतलब 0.76 प्लस 0.03 इंटू अब -6 यहाँ आ जाएगा इंटू 6, तो 0.76 माइनस 0.18, तो कितना आता है 66 मतलब 66 मतलब 0.54 वोल्ट आंसर आएगा। तो आई होप सब आप कनेक्ट कर पा रहे होंगे कि इसको हम किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। अब कोई भी हाफ सेल है, अब मेटल हाफ सेल है, हमेशा मैं ये रिकमेंड करूंगा एक बार के लिए रिएक्शन लिख लीजिए, ताकि प्रोडक्ट और रिएक्टेंट लिखने में आपको थोड़ा आसानी हो जाता है, क्योंकि मेन तो यही होता है, फॉर्मूला बेस्ड ही आपको क्वेश्चन आते हैं, बहुत ज़्यादा हाई लेवल की चीज़ें आती नहीं है आपको, ठीक है। तो आई होप से यहाँ तक आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब हम सीखेंगे आखिर किसी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू निकाली कैसे जाती है। तो डिटर्मिनेशन ऑफ SEP ऑफ वेरियस इलेक्ट्रोड्स, डिटर्मिनेशन ऑफ SEP ऑफ वेरियस इलेक्ट्रोड, ठीक है। तो जैसे मैंने अभी आपको बताया क्या कि भाई ऐसा पॉसिबल ही, क्योंकि देखो किसी भी इंटेंसिव वैल्यू के, शायद आपको मैंने थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ाया था, किसी भी इंटेंसिव वैल्यू को कैलकुलेट करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, ठीक है। मुश्किल क्या, नामुमकिन ही होता है, हम उसका हमेशा एब्सोल्यूट वैल्यू निकालते हैं। तो आपको याद होगा एकमात्र एक ऐसा इंटेंसिव प्रॉपर्टी था, इंटेंसिव प्रॉपर्टी थोड़ा निकालना मुश्किल होता है, तो बेटर आप ये ऐसे ही समझो, ठीक है।
तो अब इनका निकाला कैसे जाता है, तो वही वाला कि अगर सपोज करो मुझे सपोज करो जिंक का निकालना है, मुझे क्या करना है, जिंक का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है। जिंक पंखा चलो दो वाला, जिंक का मुझे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाला, तो हम क्या कर सकते हैं, जिंक का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालने के लिए हम एक बाजू में एक ऐसा क्योंकि जिंक किसके जैसे यूज होता है, जिंक मेरा यूज होता है एनोड हाफ सेल के जैसे, ठीक है, बात समझना थोड़ा ध्यान से। अब ये क्या करेगा, क्योंकि इस एनोड के जैसे एक्ट करे तो Zn+2 तो बाहर में आएगा, जिंक 2+2 इलेक्ट्रॉन देके रोड से और 2 इलेक्ट्रॉन वायर के थ्रू ट्रांसफर करेगा। अब मैं क्या कर रहा हूं, मैंने एनोड हाफ सेल लिया जिंक का और कनेक्ट कर रहा हूं मैं हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ। हाइड्रोजन का अपना कोई रोल नहीं है, वो ऑलरेडी इक्विलिब्रियम में है, मतलब वो उसका ऑलरेडी पोटेंशियल हम क्या मानते हैं 0, तो 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा और मैंने दोनों को वायर से कनेक्ट करके बीच में वोल्ट मीटर रखा है। तो इसका मतलब जो भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा वो किसके वजह से होगा, जिंक की वजह, इनके वजह से तो कोई रोल ही नहीं है, इनका तो कोई E0 है ही नहीं, तो जो भी पोटेंशियल में डिफ्लेक्शन आएगा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होने के बाद वो सिर्फ और सिर्फ जिंक की वजह से होगा। इसका मतलब हम डायरेक्टली क्या करते हैं, इस तरीके से क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किसी भी एलिमेंट या किसी भी मेटल का हम निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, इट इज नॉट पॉसिबल टू कैलकुलेट, इट इज नॉट पॉसिबल टू calculate, it is not possible to calculate absolute value of SCP. It is not possible to calculate absolute value of SCP because in the condition of equilibrium, because in the condition of equilibrium, no net movement of charges occurs, no net movement of charges occurs, no net movement of charges occurs, so we can determine only, so we can determine only relative value of SCP, so we can determine only relative value of SCP with respect to a reference electrode, with respect to a reference electrode, and which is SHE, and which is SHE assumed by IUPAC, ठीक है। It is not possible to calculate the absolute value of SCP because in the condition of equilibrium no net movement of charges occurs, so we can determine only relative value of SCP with respect to a reference electrode and which is SHE assumed by IUPAC। वही आपको बोला इक्विलिब्रियम होने पर कोई भी नेट मूवमेंट नहीं होगा और आप पता ही नहीं कर पाओगे। तो बेसिकली पता करने का एक ही तरीका है, बगल में एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड ले लो और जिसका निकालना वो एज अ एनोड या कैथोड आपकी मर्जी, वो आप जैसा लेना चाहो, तो जो भी डिफ्लेक्शन होगा वो उसकी वजह से होगा। बाजू वाला तो ऑलरेडी 0 पे ही है, क्योंकि पोटेंशियल कैसे बहता है भाई, करंट कैसे होता है, हाई पोटेंशियल का डिफरेंस हो, तो जैसे इसका धीरे धीरे, ये तो ऑलरेडी इसी कंडीशन पे, तो धीरे धीरे इसका कंडीशन घटते जाएगा, पोटेंशियल घटते जाएगा, मतलब डिफ्लेक्शन जो भी होगा वो तो सिर्फ जो भी होगा वो इस वजह से होगा। ये तो भैया पहले से ही 0 मान ही लिया ना आपने, तो वही है कि हम एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं निकाल सकते, हम भी उनका बस रिलेटिव वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। जैसे सपोज करो मुझे Zn+2 का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे कंटेनर में फिर से कंटेनर में जिंक रॉड ले रहा हूँ और ZnSO4 एक्वस में लेके जा रहा हूँ, किस में लेके जा रहा हूँ, Zn एक्वस SO4, ठीक है। और यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं कर रहा हूँ कार्बन ब्लैक यूज़ कर रहा हूँ, मैं क्या यूज़ कर रहा हूँ, कार्बन ब्लैक यूज़ कर रहा हूँ। यहाँ से मैं अगेन हाइड्रोजन पास कर रहा हूँ, इसको अगेन मैं क्या ले रहा हूँ, HCl सॉल्यूशन, तो इसका रिएक्शन क्या होगा, H2, अच्छा यहाँ का रिएक्शन क्या होगा, ट्वाइस ऑफ H+ 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके क्या कर रहा है, H2 बेस बना रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, वोल्ट मीटर से कनेक्ट करके इसको मैं इसके साथ कनेक्ट कर दे रहा हूँ, तो जो भी ऑब्वियस इसमें डिफ्लेक्शन होगा
वो सिर्फ इसके वजह से होगा, यहाँ से तो कोई करंट पास ही नहीं करेगा, ऑलरेडी यहाँ पे इक्विलिब्रियम रहता, तो इक्विलिब्रियम में नो नेट मूवमेंट ऑफ चार्जेस। ठीक है, यहाँ तक आपको बात समझ में आई। तो अगर मैं बात करूँ सेल रिएक्शन एनोड पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, मतलब क्या होगा, Zn किस में जा रहा है, Zn+2 और 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। लेट ई नॉट ओपी में इसका x मानता हूँ, मुझे नहीं पता क्या है, लेकिन कैथोड की मैं बात करूँ रिडक्शन, तो ये क्या होगा, ट्वाइस ऑफ H+, 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके क्या देगा, हाइड्रोजन गैस। ठीक है, और इसका ई नॉट Rp की वैल्यू क्या होती है, 0, वो मुझे पता भी है। तो नेट सेल रिएक्शन क्या होगा, जिंक +2H+ टेंड्स टू गिव जिंक सॉलिड प्लस हाइड्रोजन गैस। तो आई होप से यहाँ तक आपको तो बात समझ में आ गई कि मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, ठीक है। अगर मैं बात करूं नन्स इक्वेशन की, तो नन्स इक्वेशन क्या होगा, ई सेल बराबर क्या होगा, ई नॉट सेल -0.059/n लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बाय कंसंट्रेशन ऑफ रेट। अच्छा, एक बात और, क्योंकि आप निकाल रहे हो इसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, तो आपको हर कंडीशन किस में मेंटेन रखनी पड़ेगी, स्टैंडर्ड कंडीशन। स्टैंडर्ड कंडीशन क्या होता है, टेम्परेचर 298 केल्विन, कंसंट्रेशन 1 मोलर, प्रेशर 1 बार या 1 atm। ठीक है, तो आपको हर चीज़ कंडीशन आपको उसमें रखी। तो जैसा अगर मैं बात करूँ ई नॉट सेल, तो आपका क्या हो जाएगा, लेट x, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ई नॉट सेल की वैल्यू आपकी हो जाएगी, यहाँ पे ई नॉट सेल की वैल्यू हो जाएगी x। तो ई नॉट सेल के उसका तो 0 हो गया, तो -0.059/2 लॉग ऑफ, ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन डिवाइडेड बाय Zn से Zn, यहाँ पे उल्टा लिख दिया, Zn+2 एक्वस। ठीक है, और कंसंट्रेशन ऑफ Zn+2 डिवाइडेड बाय H+ का होल स्क्वायर। अब ये भी 1, ये भी 1, ये भी 1, क्योंकि आपको निकालना क्या, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के लिए प्रेशर 1 atm होना चाहिए, कंसंट्रेशन दोनों का क्या होना चाहिए, 1 मोलर, और ओवरऑल लॉग 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। तो इसका मतलब जो भी डिफ्लेक्शन होगा वोल्ट मीटर में, वो सिर्फ किसके वजह से होगा, इसी के वजह से, किसके वजह से, जिंक के वजह से। क्योंकि ये जो ई सेल बराबर ई नॉट सेल बराबर क्या, ई सेल मतलब जो, अब ये ई सेल वैल्यू कहाँ से, अब आप जो वोल्ट मीटर को डिफ्लेक्शन दिखेगा, मतलब यहाँ पे जो भी वैल्यू मिलेगी वो Zn और Zn+2 की होगी। अब इस तरीके से क्या किया साइंटिस्ट ने, डिफरेंट एलिमेंट और डिफरेंट मेटल के क्या किए, रिडक्शन पोटेंशियल निकाला। क्या निकाला, रिडक्शन पोटेंशियल। देखो एनसीईआरटी में जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज दिया हुआ है वो आपको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में दिया हुआ है, मैं जो पढ़ाऊंगा वो आपको रिडक्शन पोटेंशियल में होगा। एंड इन माय ओपिनियन रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा आसान है, आप उसी फॉर्मेट में सीखना। ठीक है, अब उन्होंने क्या किया, हर मेटल का उन्होंने क्या किया, रिडक्शन पोटेंशियल निकाला और विद इंक्रीजिंग टर्म में उनको अरेंज कर दिया। और इसी सीरीज को जो उन्होंने अरेंज किया, एक सीरीज बना, और इस सीरीज को उन्होंने क्या बोला, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज या एक्टिविटी सीरीज। एक्टिविटी सीरीज क्यों बोलते हैं ये भी मैं आगे बताऊंगा। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बस कुछ है नहीं, एक सीरीज ऑफ मेटल है जो, और या एलिमेंट का है जो उनको अरेंज किया गया है विद द इंक्रीजिंग इन द रिडक्शन पोटेंशियल। मतलब जिसका रिडक्शन पोटेंशियल सबसे कम है ऊपर होगा, और नीचे जैसे जैसे नीचे जाते जाएंगे रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू क्या होती जाएगी, बढ़ते जाएगी। ठीक है, 1 मिनट होल्ड करिए। ठीक है, तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की बात करते हैं हम अब। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, ठीक है। अब भैया ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या बोला है, तो सीरीज ऑब्टेन्ड व्हेन एलिमेंट्स आर, सीरीज ऑब्टेन्ड व्हेन एलिमेंट्स आर, सीरीज ऑब्टेन्स व्हेन एलिमेंट्स आर arranged in increasing order, arranged in increasing order, arranged in increasing order of their standard reduction potential
standard reduction potential is known as ECS, ठीक है. This series gives relative value of relative value of SRP and that are relative to हाइड्रोजन. बेसिकली ये जो सीरीज साइंटिस्ट ने, ये मैंने नहीं बनाया, ये मत सोचने कि सर ने बना के दिया, ये ऑलरेडी एक्सपेरिमेंटल है. तो साइंटिस्ट ने इनको अरेंज किया, ठीक है, विद इंक्रीजिंग टर्म ऑफ एसआरपी. तो वो किसके रिलेटिव में था, क्योंकि हर एलिमेंट का पोटेंशियल निकलता ही एसएचई की वजह से, तो हमने हाइड्रोजन के ही रिस्पेक्ट में हर चीज़ को निकाला. तो ये सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा नीट के, स्पेशली नीट जेई में तो कभी क्वेश्चन आते नहीं है, लेकिन नीट में 100% क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं, ठीक है. तो मैं इधर क्या लिख रहा हूँ, रिएक्शन, और इधर लिख रहा हूँ मैं एसआरपी, ठीक है. तो देखो है तो बहुत सारे, लेकिन मैं उतने ही कराऊंगा जितना हमें काम है, ठीक है. तो सपोज करो Li प्लस एक्वस एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, तो एक्सेप्ट करता है, तो क्या बनाता है, Li सॉलिड बनाता है, ठीक है. दूसरा क्या है, Zn प्लस 2 एक्वस दो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके क्या जाता है, Zn सॉलिड में जा रहा है. देखो क्या है, रिड्यूस हो रहा है ये, तो इसका मतलब ये एसआरपी वैल्यू, तो इसकी वैल्यू होती है -3.05 वोल्ट, इसकी वैल्यू होती है -0.76 वोल्ट. Fe प्लस टू एक्वस दो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके क्या बनाता है, Fe सॉलिड, वट एवर इसकी जो वैल्यू होती है मुझे उतना आइडिया नहीं है, ठीक है. डॉट 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 ट्वाइस ऑफ H प्लस दो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके हाइड्रोजन गैस बनाता है, ठीक है, जिसका वैल्यू होता है 0 वोल्ट. अब यही मेरा रेफरेंस इलेक्ट्रोड है. बहुत सारी बातें आपको इसी लाइन से ऊपर और नीचे में आधी बातें समझ में आएगी. इसके नीचे आता है Cu प्लस 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके किस में जाता है, Cu सॉलिड में जाता है, इसका वैल्यू होता है +0.34 वोल्ट, ठीक है. नेक्स्ट आता है Ag प्लस 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके किस में जाएगा, Ag सॉलिड में जाएगा, ठीक है. इसका वैल्यू होता है +0.8 वोल्ट होता है, ठीक है. डॉट 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 डॉट. फिर सबसे लास्ट में होता है फ्लोरीन, क्योंकि आपको पता है फ्लोरीन इस दुनिया का मतलब जितने भी 119 या 118 एलिमेंट्स हैं, ठीक है, उनमें से वेल नोन यही एक ऐसा एलिमेंट है जो इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी सबसे ज़्यादा रखता है. तो जो इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी रख रहा है मतलब खुद रिड्यूस होना चाहता है, तो इसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा हाई होती है. तो 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके क्या चला जाता है, 2F माइनस एक्वस में चला जाता है, ठीक है. और इसकी वैल्यू होती है +2.87 वोल्ट. क्या होती है, +2.87 वोल्ट, ठीक है. अब आप ऑब्जर्व करो कि जैसे जैसे मैं डाउन जा रहा हूँ तो एसआरपी की वैल्यू क्या हो रही है, एसआरपी की वैल्यू क्या हो रही है, बढ़ रही है. और जैसे जैसे मैं ऊपर जाऊँगा तो एसओपी की वैल्यू क्या हो जाएगी, डिक्रीज करेगी. क्या एसओपी की वैल्यू क्या हो जाएगी, डिक्रीज करेगी. जब अब देखो ये -3.05 वोल्ट है, मतलब इसकी रिड्यूस होने की टेंडेंसी नेगेटिव है, तो ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी क्या होगी, पॉजिटिव. मतलब Li प्लस एक्वस जो होगा इस दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होगा. मतलब ये खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है, मतलब इसके ऑक्सीडाइज देखो Li प्लस से Li में क्या मतलब ऑक्सीडाइज हुआ ये कि रिड्यूस हुआ. ऑब्वियस बात है, रिड्यूस होने की टेंडेंसी अगर इसके नेगेटिव है तो इसके ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी क्या होगी, पॉजिटिव होगी. ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी. तो आई होप सो आप ये बात समझ पा रहे हो कि मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है. सॉरी, अरे Li प्लस नहीं, सॉरी, माई मिस्टेक, ठीक है. Zn प्लस 2 एक्वस Li प्लस एक्वस, ठीक है. तो Li सॉलिड जो होगा इस दुनिया का स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, ठीक है. आप ऑब्जर्व करो हाइड्रोजन के ऊपर जितने भी होंगे ना सारे के सारे क्या होते हैं, मेटल्स होते हैं, और मेटल की रिएक्टिविटी नेचर क्या होती है, ज़्यादा होती है. तो डाउन द ग्रुप जाऊंगा तो मेटल की एक्टिविटी क्या हो रही है, मतलब ये रिएक्टिविटी एक्टिविटी क्या हो रही है, घट रही है. तो जो मेटल जितना ऊपर होगा वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी क्या रखेगा, सबसे ज़्यादा रखेगा, मतलब वो हाईली रिएक्टिव मेटल होता है. तो लिथियम जो होगा वो आपका सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा. क्यों, वो खुद क्या होगा,
वो खुद तो रिड्यूस ऑक्सीडाइज होगा, अरे यार मैं उल्टा बोल रहा हूँ, दिस इज स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। ये खुद तो ऑक्सीडाइज होगा और दूसरे को क्या करेगा, रिड्यूस करेगा। खुद ऑक्सीडाइज होगा और दूसरे को क्या करेगा, रिड्यूस हो रहेगा। और लेकिन जैसे याद रखना, ये वाले जो एलिमेंट्स होते हैं, ये वाले, ये F2 क्या होगा, स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्यों? क्योंकि फ्लोरीन का रिड्यूस होने का टेंडेंसी सबसे ज्यादा है। तो याद F माइनस का ऑक्सीडाइज, हाँ, तो फ्लोरीन का क्या हो रहा है, रिड्यूस होने का सबसे टेंडेंसी क्या है, मेरा ज़्यादा है। तो ये जो होगा फ्लोरीन जो होगा सबसे अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट माना जाता है, ठीक है। आप खुद से देखो, ये जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन मिलेगा तुरंत से इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा और इसका रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू देखो, खुद की रिड्यूस होने की टेंडेंसी सबसे ज़्यादा है। तो खुद की रिड्यूस होने की टेंडेंसी सबसे ज़्यादा मतलब दूसरे को ऑक्सीडाइज करने की टेंडेंसी सबसे ज़्यादा रहेगी। तो दैट इज फ्लोरीन इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। लेकिन हम रेडॉक्स में इसको नहीं पढ़ाते हैं। रेडॉक्स में हमारे लिए स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, हम या तो KMnO4 लेते थे या K2Cr2O7 लेते हैं। फ्लोरीन क्यों लेते हैं कि फ्लोरीन हाईली वोलाटाइल नेचर का होता है। क्या होता है, हाईली वोलाटाइल नेचर का, मतलब ये रिएक्शन, मतलब आग कभी कभी रिएक्शन में क्या होता है, फायर वगैरह लगने के ज़्यादा चांसेस है। इसलिए फ्लोरीन को कभी भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के जैसे यूज़ किया नहीं जाता है। कभी आप अल्कीन वगैरह पढ़ोगे तो उसमें हैलोजिनेशन पढ़ोगे, तो हैलोजिनेशन के लिए कंडीशन क्या होती है भाई, सनलाइट के प्रेजेंस में आप हैलोजिनेशन करवा सकते हो। तो फ्लोरीन क्यों हैलोजिनेशन के लिए यूज़ नहीं करते, क्योंकि इवन वो डार्क में भी क्या हो जाता है, रिएक्ट कर जाता है। दैट इज फ्लोरीन को कभी भी नहीं यूज़ किया जाता और इतना हाईली रिएक्टिव हो जाता है कि वो पूरे कार्बन को क्या कर देता है, जला देता है। इसलिए आपको ब्लैक कार्बन वहाँ से मिलता है। इसलिए कभी भी हैलोजिनेशन के लिए हम फ्लोरीन को कभी भी इस्तेमाल नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये बात हुई। अब 3-4 बातें हमें सीखने में आती है। हाइड्रोजन के ऊपर जितने भी है वो सारे के सारे क्या है, हाईली एक्टिव मेटल या हाईली रिएक्टिव मेटल है। और जो जितना ऊपर रहेगा उतना अच्छा एनोड रहेगा, जो उसके नीचे आप किसी को भी कैथोड बना सकते हो। मतलब एनोड सेलेक्ट करने के लिए सीरीज में सबसे ऊपर होना चाहिए, ठीक है। और कैथोड में आप उसके नीचे कोई भी मेटल आप ले सकते हो। अब जैसे जिंक देखो, कॉपर देखो, तो ऑब्वियस जिंक ऊपर है, तो दैट इज वाई इट इज, हमने इसको किसके जैसे सेलेक्ट किया था, एनोड के जैसे। 2 बातें हमने सीखने, पहली बात हमें क्या सीखने मिली कि जिसका SRP सबसे कम वो उतना अच्छा क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट। SRP सबसे कम मतलब रिड्यूस होने की टेंडेंसी सबसे कम, मतलब ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी ज़्यादा। तो खुद ऑक्सीडाइज होगा तो दूसरे को क्या करेगा, रिड्यूस। तो याद रखना, लोअर इज द SRP, स्ट्रॉन्गेस्ट विल बी द रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। हायर इज द SRP, स्ट्रॉन्गेस्ट विल बी द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यहाँ तक आपको बात समझ, 2-3 बार आपको पढ़ना पड़ेगा, ऑटोमेटिकली चीजें याद हो जाएंगी, ठीक है। अब दूसरी बात क्या है, जो मेटल जितना ऊपर उतना हाईली रिएक्टिव मेटल है, तो ऊपर वाला मेटल नीचे वाले को क्या कर सकता है, इजिली डिस्प्लेस कर सकता है। दूसरी बात, तीसरी बात क्या होती है, जो भी हाइड्रोजन के ऊपर मेटल होंगे वो इजिली क्या कर सकते हैं, वाटर से क्या कर सकते हैं, हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर सकते हैं। तीसरी बात। चौथी बात क्या हो जाएगी, जितना मेटल ऊपर रहेगा वो क्या कर सकता है, डाइल्यूट एसिड से हाइड्रोजन को रिप्लेस कर सकता है, लेकिन वो हाइड्रोजन के ऊपर होना चाहिए। कंडीशन ये है, हाइड्रोजन के वो ऊपर होना चाहिए, ठीक है। चौथा कंडीशन क्या हो सकता है, आप ऐसा भी बढ़ सकते, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। चौथा ये हो सकता है कि जितनी एक्टिविटी, क्योंकि आप डाउन द ग्रुप जा रहे हो तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर बढ़ रहा है, मतलब मेटल की पॉजिटिविटी बढ़ रही है। मतलब वो मेटल मेरे लिए क्या होता है, जो भैया जो सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी रखे वो मेटल होता है। मतलब हाईली रिएक्टिव मेटल कौन सा भाई, जो इजीली इलेक्ट्रॉन क्या कर दे, डोनेट कर दे, बरोबर, वो मेरे लिए। अब आप देखो डाउन द ग्रुप जा रहे हो तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर बढ़ रहा है, मतलब रिएक्टिविटी क्या हो रही है मेटल की या एलिमेंट्स की क्या हो रही है, घट रही है। आई होप से यहाँ तक बात समझ। अब जिसका SRP सबसे कम होगा वो क्या कर, SRP सबसे कम मतलब हाईली एक्टिव रिएक्टिव मेटल हो जाएगा। जितना ज़्यादा मेटल रिएक्टिव या जितना लोअर SRP, वो कोल्ड वाटर से भी क्या कर सकता है, रिएक्शन करके हाइड्रोजन डिस्प्लेस कर सकता है। लेकिन जैसे जैसे आप नीचे जाते जाओगे, थोड़ा इन वहाँ से Fe वालों को क्या लगता है, थोड़ा गर्म पानी लगता है। हाइड्रोजन के नीचे वाले आप कितना भी पच जाओ, वो कभी भी वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते। दैट इज वाई ये सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम ये हाइड्रोजन के नीचे आते हैं, ये कभी भी वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते। दैट इज वाई इनमें कभी कोई जंग वगैरह नहीं लगता है, ठीक है। आई होप सो। तो यहाँ तक आपको चीज़ें समझ में आ गई। अब बस मैं लिख दे रहा हूँ एप्लीकेशन ऑफ द ECS, ठीक है। बस जो मैंने पढ़ाया उसी पॉइंट को मैं लिख रहा हूँ, चीज़ें आपको आगे समझ में आ जाएंगी।
हायर इज द एसआरपी ऑफ द सब्सटेंस, एप्लीकेशन में क्या है पहला, हायर इज द एसआरपी ऑफ substance, higher is the SRP of the substance, more will be the tendency to reduce, more will be tendency to reduced, more will be tendency to reduce, and hence substance will be stronger, and hence substance will be strongest oxidizing agent, strongest oxidizing agent, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, लोअर इज द एसआरपी, मतलब ऑब्वियसली जितना एसआरपी ज़्यादा रिड्यूस होने की टेंडेंसी सबसे ज़्यादा, तो अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। लोअर इज द एसआरपी ऑफ सब्सटेंस, मोर विल बी tendency to oxidize, and hence substance will be strongest reducing agent। क्या होगा, strongest reducing agent होगा। समझ में आई बात, इज दैट क्लियर? आई होप सो समझ में आया होगा सबको। तो याद रखना F2 जो होगा वो क्या होगा, स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, और Li जो होता है वो स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होता है। बेसिकली आप ऐसा बोल सकते हो, एलिमेंट है, ठीक है, अगर n इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा तो ये रिड्यूस्ड एलिमेंट बनाता है। क्या बनाता है, रिड्यूस्ड एलिमेंट बनाता है, ठीक है। मतलब Li प्लस एक इलेक्ट्रॉन देके क्या बना रहा है, Li प्लस एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके Li, ठीक है। तो याद रखना अगर एसआरपी सबसे ज़्यादा होगा, जितना ज़्यादा एसआरपी की वैल्यू होगी तो ये जो वाला पार्ट होगा ये क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, उतना ही अच्छा क्या होता है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। आई बात समझ में? और रिड्यूस्ड एलिमेंट क्या होगा, एसआरपी जितनी कम होगी उतना ही अच्छा ये क्या होगा, रिड्यूस्ड एलिमेंट क्या होगा, अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा। तो आप देख सकते हो मैंने क्या लिखा है, Li इज द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। तो और F2 क्या है, एलिमेंट जो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है वो अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। तो इस फॉर्मेट को याद रखना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। रिड्यूस्ड एलिमेंट हमेशा मेरा अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा, और जो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है वो हमेशा मेरा अच्छा क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, लेकिन डिपेंड होता है एसआरपी वैल्यू, ठीक है। ये बात आपको समझ में आई। तीसरा पॉइंट क्या है, फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ galvanic cell E naught greater than 0, ठीक है। एनोड शुड बी हायर अप इन द सीरीज, एनोड शुड बी हायर अप इन द सीरीज, एनोड शुड बी हायर अप इन द सीरीज, while cathode can be any of element below that, मतलब उसके नीचे कोई भी आप चुन लो वो अच्छा कैथोड बन सकता है, ठीक है। मतलब ई नॉट सेल्यूलर से क्या आ जाएगा, पॉजिटिव ही आएगा, ठीक है। इसलिए हमने क्या किया था, ZnCu में आप देखो, जिंक Cu में कौन सा था, जिंक ऊपर था, कॉपर कहाँ था, नीचे था। चौथा पॉइंट मेरा क्या हो जाएगा, एलिमेंट प्रेजेंट अबव इन द series, element present above in the series can displace element present below in the series, from its salt
सॉल्यूशन फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन। ठीक है, एलिमेंट जितना ऊपर रहेगा सीरीज में, ठीक है, क्या करेगा नीचे वाले एलिमेंट को उसके सॉल्ट सॉल्यूशन से क्या कर सकता है, डिस्प्लेस कर सकता है। जैसे Zn प्लस CuSO4 टेंस टू गिव ZnSO4 प्लस Cu सॉलिड। ठीक है, इसका ई नोट सेल क्या आएगा बेटा, ग्रेटर देन 0 आएगा, नेगेटिव। क्यों, जिंक ऑक्सीडाइजेशन टेंडेंसी रखता वो है, इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल 0.76। अब Cu+2 किस में कन्वर्ट हो रहा है, Cu में, तो ये भी पॉजिटिव, इसका मतलब ये रिएक्शन है। और ऐसे भी आप देख सकते हो जिंक ऊपर में है, कॉपर नीचे में, तो इजीली इसको सॉल्ट सॉल्यूशन डिस्प्लेस करता है। लेकिन ये उल्टा रिएक्शन नहीं हो सकता है, ZnSO4 ये कोई रिएक्शन पॉसिबल नहीं, क्योंकि जिंक का रिड्यूस होने का टेंडेंसी नेगेटिव होता है, तो दैट इज वाई ये पॉसिबल नहीं। और ऊपर से ये तो कभी नहीं कर सकता। हाँ, Li वगैरह होता तो एक बार ई नोट मेरा क्या आता था, पॉजिटिव आता था, बट क्योंकि Zn के नीचे, दैट इज वाई ये पॉसिबल नहीं होता है। ठीक है, तो इसलिए हम देखोगे अल्कली अर्थ मेटल या अल्कली अर्थ मेटल क्या होता है, कोल्ड वाटर के साथ भी रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस क्या कर सकते हैं, डिस्प्लेस कर सकते हैं। लेकिन एलिमेंट हुआ लाइक Fe, कोबाल्ट, निकल, ये Fe अलग है। यहाँ पे मेरा क्या है, Fe+2 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है, लेकिन Fe+2 इलेक्ट्रॉन एक रिएक्शन और होता है जो हाइड्रोजन के नीचे आता है, एक Fe। ठीक है, वो मैं उस Fe की बात कर रहा हूँ, सीरीज में चेक करिएगा। कोबाल्ट, निकल, जिंक, इनको क्या लगता है, हॉट वाटर लगता है, क्योंकि इनका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या होता है, कम होता है, ये भी हाइड्रोजन डिस्प्लेस कर सकता है। लेकिन मैं कॉपर, प्लैटिनम, गोल्ड, सिल्वर, आप इनको स्टीम के साथ भी रिएक्शन करा दोगे ना, तो भी ये हाइड्रोजन डिस्प्लेस नहीं कर सकते हैं। ठीक है, याद रखना इस बात को। ठीक है, लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारा क्या हो जाता है, ठीक है, क्या, मेटल प्रेजेंट अबव इन हाइड्रोजन, मेटल अबव हाइड्रोजन, मेटल अबव हाइड्रोजन कैन रिलीज H2 gas from its dilute acid solution। कहने का मतलब क्या है, जैसे सपोज करो क्या होगा, जैसे मैं बात करूँ Zn प्लस डाइल्यूट H2SO4, तो ये डाइल्यूट H2SO4 तो क्या हाइड्रोजन के ऊपर है, तो इजीली क्या कर सकता है, ये हाइड्रोजन डिस्प्लेस कर सकता है। लेकिन क्या कॉपर कर सकता है, कॉपर नहीं कर सकता, कॉपर इज प्रेजेंट बिलो हाइड्रोजन। ठीक है, तो आज के लिए हमारा लेक्चर हम इतना ही करते हैं। ठीक है, बाकी चीज़ें कल करेंगे। थैंक यू वेरी मच।